हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग सीवीटी 2024 का हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पीवाईक्यूज को जो है हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं सीवीटी के एग्जामिनेशन में। दूसरा हम ये समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए एनसीईआरटी को पढ़ना और थॉरोली पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों पूरी सीवीटी की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी जो है वो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण साथी जो है वो साबित होती है। तीसरा हम लोग फिर ये देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनको करना ही है, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनको नहीं करना है, और कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनमें अगर हमको कुछ पता है कुछ नहीं पता, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग एलिमिनेशन की मेथड्स की मदद से किस तरह से उन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। इस बात को भी हम लोग आज के सेशन में समझने वाले हैं। सो डजंट मैटर आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, सारी एनसीईआरटीज आपने थॉरोली पढ़ ली हैं या फिर अभी तक एग्जाम के लिए जो है प्रिपरेशन सीरियसली शुरू नहीं किया है, या फिर ऐसे भी कुछ बच्चे हैं किसी वजह से अगर प्रिपरेशन नहीं कर पाए ढंग से, एग्जामिनेशन में बस कुछ दिन बचे हैं और अब आप जो है ये सेशन देख रहे हैं। डजंट मैटर आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंहांस करेगा एंड कुछ ना कुछ जो है एज आपको इस पर्टिकुलर सेशन की मदद से जरूर देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखेंगे जो आपकी सीयूटी 2025 में हेल्प करेगा। तो इसी नोट पे नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हम लोग शुरू करते हैं सीयूटी 2024 का हमारा क्वेश्चन पेपर और इसके पीवाईक्यूज। पहला सवाल ये रहा, देखते हैं सर। चलें पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 12 की हिस्ट्री की पहली किताब और उसके पहले चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा गया है। तो इसमें हमको सेंटेंसेस दिए गए हैं और इन सेंटेंसेस में से फिर हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हड़प्पन सील was a most distinctive artifact of the हड़प्पन civilization। हड़प्पन सील जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितना भी सामान या जितना भी आर्टिफैक्ट्स हमको मिले हैं उसमें सबसे ज्यादा डिस्टिंक्टिव या फिर सबसे ज्यादा यूनिक किस्म का आर्टिफैक्ट था, ये स्टेटमेंट है। तो ये बात तो सही है। अपने चैप्टर की शुरुआत ही इसी लाइन के साथ में होती है कि हड़प्पा की खुदाई में हमको जितना सामान मिला है उसमें हड़प्पा की जो सील है वो अपने आप में एक बहुत डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है। हड़प्पा की सील की खासियत ये थी कि उसके ऊपर एक जानवर की आकृति या फिर एक जानवर का मोटिव बना होता था, इसको अपन लोग यहाँ पे एम बोल देते हैं, और ऊपर की तरफ में एक लाइन जो है किसी भाषा में किसी स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी जिसको हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। कुछ इस तरीके की हड़प्पन स्क्रिप्ट जो थी उसमें कुछ बात जो है उसमें लिखी हुई थी जिसको हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए। तो हड़प्पा की खुदाई में चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी भी सेंटर में कहीं पर भी खुदाई की गई हो, मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, राखी गढ़ी हो, कालीबंगन हो, कहीं पर भी जहां जहां पे हड़प्पा की स्क्रिप्ट मिली है हर जगह ये पैटर्न जो है खास तौर पर फॉलो हुआ है कि एक जानवर की आकृति या फिर एक मोटिव और ऊपर की तरफ एक लिपि में या फिर एक भाषा में कुछ लिखा हुआ है जिसको हम लोग आज की तारीख तक पढ़ नहीं पाए। तो ये सबसे ज्यादा यूनिक या फिर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं डिस्टिंक्टिव किस्म का आर्टिफैक्ट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कि अलग अलग सेंटर्स की खुदाई करने पर हमको मिला। तो पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया, हड़प्पन सील वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, हड़प्पन सील मोटिव्स कन्वेड अ मीनिंग टू दोस अनेबल टू रीड इट। अब हड़प्पा की सील के ऊपर ये जो जानवर की आकृति बनी हुई है, जो मोटिव बने हुए हैं, ये उन लोगों को कोई मीनिंग या फिर कोई मतलब कन्वे करते हैं जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, ये इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट भी सही है। हम लोगों ने पढ़ा है इस चैप्टर के लास्ट में जब हमने ये सील्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा है इस बात को कि हड़प्पा की सील के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे। इसके ऊपर जो जानवर का मोटिव बनाया गया है इसकी मदद से एक तो ये बात कन्वे होती थी कि ये किस व्यक्ति का साइन है। व्यापारी वगैरह जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में लगे हुए थे प्राइमरीली वो इन सील्स का इस्तेमाल करते थे, ऐसा हमारे हिस्टोरियंस का मानना है। तो अब अगर एक व्यापारी को एक से दूसरी जगह पर अपना सामान भेजना है तो वो करता ये था, अपने सामान को पैक करने के बाद में उसके ऊपर रस्सी से उसका अपने गठन वगैरह लगा दी, अच्छे से उसको सील कर दिया, उसके ऊपर वो कुछ गीली मिट्टी चिपकाता था और उस पर फिर वो अपनी जो सील है हड़प्पा की इसको उसका एक इंप्रेशन बना दिया करता था। अब ये सारा का सारा सामान जहां पर भी जाना है, जिस भी व्यक्ति को ये सामान की डिलीवरी होनी है उसके पास पहुंचने तक अगर ये सील का जो साइन है वो इंटैक्ट रहेगा, इसका मतलब रास्ते में किसी तरीके की छेड़खानी नहीं की गई है उस सील के साथ में। और अगर इसमें किसी तरीके से कुछ तोड़फोड़ आपको देखने को मिली, कुछ इसमें आपको देखने को मिला कि इसमें टैंपरिंग की गई, तो सामने वाला समझ जाएगा कि रास्ते में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। एक तो ये, दूसरा ये कि इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये सामान जो है किस व्यापारी की तरफ से आया। हर एक जो व्यापारी है उसको एक अलग अलग उसको एक अलग तरीके का जो है सिंबल दिया गया था, वो सिंबल के साथ में उसने अपनी सील बनवा ली थी। किसी ने अपने शेर का जो है शेर की आकृति बनवा ली थी, किसी ने जो है बैल की आकृति बनवा ली थी, किसी ने हिरण बनवा लिया था, किसी ने कुछ और बनवा लिया था। अब सामने वाले को पता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर आकृति की जो सील बनी हुई है इसका मतलब है फलाने फलाने व्यापारी का सामान मेरे पास में डिलीवर हुआ है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ में फिर जो काम करने वाले लोग रहे होंगे, लोडिंग अनलोडिंग का जो काम करते रहे होंगे, तो उनको बता दिया जाता होगा पहले से कि ये जो आकृति बना हुआ सामान आएगा, ये जो जिन सामान के ऊपर ये आकृति बनी होगी इसको एक तरफ रखना है, इसको एक तरफ रखना है, ये इस व्यापारी का सामान है, ये इस व्यापारी का सामान है, इस तरीके से। तो जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते होंगे और मगर फिर भी व्यापार में क्योंकि उनकी भी जरूरत पड़ती होगी, उन लोगों तक व्यापारी की आइडेंटिटी कन्वे करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई किसकी
आइडेंटिटी क्या है, इसके लिए जो है इस मोटिव का इस्तेमाल किया जाता था, ऐसा आज की तारीख में हिस्टोरियंस का मानना है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि ये जो सील के ऊपर मोटिव्स या जानवरों की आकृति बनी होती थी, ये खास तरीके का मीनिंग उन लोगों को कन्वे करती थी जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट, हड़प्पन सील्स हैज संस्कृत स्क्रिप्ट ऑन देम। हड़प्पा की जो सील है उसके ऊपर संस्कृत की स्क्रिप्ट लिखी हुई है। पहली चीज तो ये कि संस्कृत एक भाषा है और वो एक स्क्रिप्ट नहीं है। एक भाषा अलग चीज होती है, एक लिपि अलग चीज होती है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि जिसमें हम लोग किसी भाषा को लिखते हैं। जैसे अगर मैं यहां पर जितनी भी बातें लिखी गई हैं ये रोमन लिपि में लिखी गई हैं और इसमें जो भाषा लिखी गई है वो आपकी इंग्लिश भाषा लिखी गई है। अब अगर मैं हिंदी लिखना चाहूं तो एक तो मैं उसे देवनागरी में ऐसे भी लिख सकता हूं, और अगर मैं इसी शब्द हिंदी को लिखना चाहूं तो रोमन का इस्तेमाल कर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब शब्द वही है, भाषा भी वही है, मगर लिखने की लिपि चेंज हो गई है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि संस्कृत जो है एक भाषा है, संस्कृत कोई लिपि नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि हड़प्पा की स्क्रिप्ट आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि उसके ऊपर जो भाषा लिखी गई है वो संस्कृत है या कोई और भाषा है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट अपना गलत हो जाता है। चौथा, हड़प्पन सील्स हैज पाली एंड प्राकृत इंस्क्रिप्शंस ऑन देम। वही बात कि जब हम लोग आज की तारीख तक हड़प्पा की स्क्रिप्ट पढ़ ही नहीं पाए तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसके ऊपर संस्कृत लिखी है या पाली लिखी है या प्राकृत लिखी है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। लास्ट, some Harappan seals show wider spacing of script from right and cramping on the left। कुछ हड़प्पा की सील्स में हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो स्क्रिप्ट में एक लाइन लिखी गई है इसमें राइट हैंड साइड पर जो अक्षर हैं उनके बीच में अच्छा खासा स्पेस है, और लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ से तो स्पेस जो है वो कम होता चला जाता है। ये बात या फिर ये स्टेटमेंट सही है। इनफैक्ट इसी पर्टिकुलर फैक्ट के चलते हिस्टोरियंस ने ये निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा वालों की जो स्क्रिप्ट है वो राइट हैंड साइड से शुरू होती थी और वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में जाती थी। होता क्या, देखिए कई सारी सील्स में ये देखने को मिला है कि यहां से राइट हैंड साइड से जब वो लिखना शुरू करता है तो सामने वाला जो भी आपके अक्षर वगैरह बना रहा है उसमें आपको ठीक ठाक स्पेस देखने को मिल रहा है, मगर जैसे जैसे वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में एंड की तरफ में पहुंच रहा है तो उसकी जो स्पेसिंग है अक्षरों के बीच में वो बहुत ज्यादा कम होती चली जा रही है। इसके बेसिस पे हिस्टोरियंस ने निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा वालों की स्क्रिप्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में लिखी जाती थी। जब सामने वाले ने सील के ऊपर आकृति बनाना शुरू करी होगी अक्षरों की तब उसके पास में स्पेस ठीक ठाक था, मगर उसको एक ही लाइन में अपनी बात करके खत्म करनी है। जैसे जैसे वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में बढ़ने लगा तो उसके पास में स्पेस कम हो गया, तो उसने अक्षरों के बीच में या शब्दों के बीच में जो स्पेसिंग थी वो कम कर दी। इसलिए आपको कई सील्स में देखने को मिलता है कि राइट हैंड साइड में अक्षरों के बीच में ठीक ठाक स्पेसिंग है, मगर जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में जाते हो वैसे वैसे स्पेसिंग जो है वो कम होती चली जाती है। और इसी के बेसिस पे अपन ने निष्कर्ष निकाला है कि हड़प्पा वाले जो थे वो राइट हैंड साइड से लिखते थे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में, फिर या तो वो यहां से शुरू करके इस तरफ में आते थे या फिर वो यही करते होंगे कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक लिखते थे, फिर यहां से यहां तक लिखते थे, फिर यहां से यहां तक लिखते थे। तो या तो वो ऐसे अल्टरनेटिव में लिखा करते थे या फिर वो यूं लिखते थे, फिर वो यूं लिखते थे, फिर वो यूं लिखते थे। इस तरीके से राइट टू लेफ्ट की तरफ में जो है वो लिखा करते थे। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी सही है। तो इस तरीके से अपना ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, सी गलत है, डी गलत है और ऑप्शन नंबर ई सही हो गया। अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो है ऑप्शन नंबर सी, इसमें ए बी और ई आ रहा है, तो ये अपना इस तरीके से सही हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया इस क्वेश्चन को करने का। अब अपने को पांचों स्टेटमेंट्स के बारे में पता था तो अपन लोगों ने इसको सही सही लगा लिया और अपने को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है या फिर सी जो है ये सही है। अब सपोज कर लीजिए कि अगर आपको सारे स्टेटमेंट्स नहीं पता हो कि यार इतने से कौन से स्टेटमेंट सही है कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो आप फिर कैसे करोगे? ऐसी परिस्थिति में अपन लोग एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे और एलिमिनेशन टेक्निक की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, भले ही अपने को सारे स्टेटमेंट्स के बारे में ज्ञान हो या ना। इसमें देखिए हम सबसे पहले ये करेंगे, हम वो सेंटेंस पकड़ लेंगे जिसके बारे में हमको पक्का पता हो कि यार ये तो गलत है ही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है कि हड़प्पन सील्स के ऊपर पाली और प्राकृत इंस्क्रिप्शंस लिखे, ये पक्का पता है कि गलत है, क्योंकि अगर आपने बेसिक रीडिंग भी करी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की तो आज की तारीख तक अपन लोग जानते हैं कि हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ा ही नहीं जा सका। जब आपने पढ़ाई नहीं है तो फिर आपको कैसे पता कि इसके ऊपर पाली लिखी है या प्राकृत लिखी है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो ही नहीं सकता। तो जहां जहां पे आपको ऑप्शन डी दिख रहा है वो हटा दो। ऑप्शन डी यहां पे दिख रहा है, ऑप्शन डी यहां पे दिख रहा है और ऑप्शन डी यहां पे दिख रहा है, तो ऑप्शन 4 भी कट जाएगा, ऑप्शन 1 भी कट जाएगा और ऑप्शन 2 भी कट जाएगा। तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 पे पहुंच जाओगे, दैट इज द राइट आंसर। तो कई बार इस तरीके से अगर आपको सारे स्टेटमेंट्स नहीं भी पता है मगर कुछ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको पक्का पता है कि यार ये तो गलत है, तो एलिमिनेशन की मदद से भी जो हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक मैंने आपको पांचों स्टेटमेंट पढ़कर बताया और उसके बारे में अपन लोगों ने डिस्कशन किया, तब अपन लोग फिर इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। एक हम लोगों ने ये पकड़ लिया कि यार कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, पक्का गलत है, ऑप्शन नंबर डी पक्का गलत है, उसके बेसिस पे अपन लोग जो है डायरेक्ट यहां पे पहुंच गए कंक्लूजन पे कि ऑप्शन नंबर सी जो है या ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द राइट आंसर। तो ये भी एक करने का तरीका हो सकता है कि अगर आपने को नहीं पता कि सारे स्टेटमेंट सही है या गलत है तो कम से कम, और अगर अपने को बेसिक नॉलेज है कि यार कम से कम एक स्टेटमेंट के बारे में अपन जानते हैं कि ये सही है या गलत है, ये पक्का गलत है, तो उसके बेसिस पे भी जो है अपन लोग सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो इतना एक्सप्लेनेशन का लॉजिक यही है कि आप लोगों को समझ में आए कि करना किस तरह से। एक तो ये बात यहां से क्लियर हो जाती है कि एनसीईआरटी पढ़ना जो है इट्स मस्ट, सारे के सारे स्टेटमेंट एनसीईआरटी के चैप्टर से ही पूछे गए, अलग से कुछ नहीं पूछा गया। दूसरा ये कि अगर कई बार फंस भी जाते हैं तो एलिमिनेशन की टेक्निक की मदद से भी जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सर।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें हमको दो लिस्ट दी हुई है। एक जो लिस्ट नंबर 1 है इसके आइटम्स को लिस्ट नंबर 2 के करेक्ट ऑप्शन के साथ में हमको मैच करना है। एंड ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 हिस्ट्री की पहली किताब उसकी थीम नंबर 2 से, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली सोसाइटीज। देखते हैं। लिस्ट 1 में दिए गए हैं नाम कुषाण, अशोक, समुद्रगुप्त और हरिसेना। एंड लिस्ट 2 में दिया गया है पियदस्सी, देवपुत्र, कोर्ट पोएट एंड प्रयाग प्रशस्ति। तो हम लोगों ने पढ़ा था कुषाणों के बारे में, एक टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 में जिसका नाम है डिवाइन किंग्स। उसमें हमने कुषाणों के बारे में पढ़ा था कि कुषाण जो है इस तरीके के टाइटल्स अडॉप्ट करते थे अपने नामों के साथ में, जिससे वो अपनी लीनिएज को देवताओं के साथ में जोड़ सके। ये करने के पीछे की वजह ये थी कि एक तो उनकी जो सोशल आपकी जो स्थिति थी, सोशल पोजीशन जो थी इंडियन सोसाइटी में, वो ऑब्सक्योर थी। तो एक तो उस चीज के चलते वो अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़ते थे। दूसरा ये कि अगर आप अपने आप को देवताओं के साथ में जोड़ते थे और देवपुत्र जैसे अगर टाइटल्स आप अडॉप्ट कर रहे हो, तो उसका एक इंडिकेशन ये रहता था कि भाई आपका जो राजा है वो देवताओं से आया है, उसकी लीनिएज गॉड्स के साथ में जुड़ी हुई है। और अगर आप राजा के खिलाफ जाओगे, उसकी आज्ञा नहीं मानोगे, तो कहीं ना कहीं आप देवताओं का जो है रुष्ट करने का काम करोगे, आप उनके खिलाफ जाओगे। इस तरीके का जो है थॉट प्रोसेस या माइंडसेट लोगों के बीच में रहे और लोग फिर बगावत ना करें, राजा की आज्ञा की अवहेलना ना हो, एक लॉ एंड ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहे, इस थॉट प्रोसेस के साथ में भी कुषाणों ने ये टाइटल्स वगैरह को अडॉप्ट किया था। और ये सारी बातें हम लोगों ने डिवाइन किंग्स करके जो टॉपिक था उसमें पढ़ी थी। तो कुषाण जो है उसका सही ऑप्शन बनता है देवपुत्र। ऑप्शन नंबर जो ए है वो जुड़ता है जाके ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। अब बाकियों का भी इसी तरीके से हमको जोड़ना है, बट फिर वही बात की जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एलिमिनेशन टेक्निक बताई थी। अगर आपको यहां पर सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है तो भी हम लोग जो है सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। अब आप वो वाले सारे ऑप्शन देख लीजिए जिसमें ऑप्शन नंबर ए का जो है ऑप्शन नंबर 2 दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर दिया गया है और बाकी किसी में भी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब बाकी आपको पता हो या ना पता हो, मगर एक अगर आपको पता है तो उसकी मदद से भी जो है इसको सॉल्व किया जा सकता था। बहरहाल हम दूसरे ऑप्शंस को भी जो है वो मिलाते हैं। अशोक, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि सम्राट अशोक के जो शिलालेख हमको मिले थे या प्रिंसेप ने जिन शिलालेखों को डिसाइफर किया था, उसमें हमको पता चला था कि सम्राट अशोक के लिए जो टाइटल इस्तेमाल किया जाता था वो था पियादस्ती। तो ऑप्शन नंबर बी जो है उसका हो जाएगा ये लिस्ट नंबर 1 में जो ऑप्शन नंबर बी है उसका हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 पियादस्ती। तो ए का 1, ए का 2, बी का 1, देख लीजिए यहां पे लगातार मैच करता जा रहा है। तीसरा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन इसी तरीके से अब एक ही बचता है आपको ऑप्शन नंबर डी हरिसेना। तो हरिसेना जो थे वो आपके कोर्ट पोएट थे। तो इस तरीके से ये सारे के सारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे। बट फिर वही बात कि सारे ऑप्शंस नहीं भी पता हो तो भी अपना काम चल जाएगा अगर आपको कुछ बेसिक्स पता हो मगर एग्जैक्टली सही पता हो। कुषाणों के बारे में अपने को पक्का पता था कि यार कुषाण जो है ऑप्शन नंबर है ये देवपुत्र का टाइटल लगाते हैं। डिवाइन किंग्स में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए का 2 हम लोगों ने ढूंढ लिया। अब ऑप्शन नंबर ए का 2 सिर्फ एक ही में था तो बाकी करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से कई बार अगर अपने को सब नहीं भी पता हो सारे ऑप्शंस मगर एक या दो ऑप्शन सॉलिड पता हो तो उसकी मदद से भी जो है अपन सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत आसान है। नेम द फर्स्ट साइट फ्रॉम वेयर इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड। वो पहली साइट का नाम बताना है जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी। ऑप्शंस हैं हड़प्पा, राखीगढ़ी, हुलास, सिनौली। तो इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। हड़प्पा जो है वो पहला शहर या पहली साइट थी जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हुई थी। और उसके बाद में फिर इसको खोदते खोदते उनको पता चला कि ये जो है एक बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इसी तरीके के फिर जो दूसरे आपके शहर हैं या फिर इसी तरीके का सामान जो यहां से मिला वो दूसरी भी जगहों से मिलना शुरू हुआ। तो फिर करते करते ये जो सिविलाइजेशन थी इसका दायरा भी जो है काफी ज्यादा फैलता चला गया। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब है वो है हड़प्पा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फिर हमको लिस्ट दी गई है। एक तरफ में आपको नाम दिए गए हैं कुछ और एक तरफ में उनके कुछ काम बताए गए हैं कि कौन कौन से काम किस किसने किए थे। अब अपने को सही ऑप्शन मैच करना है। लिस्ट नंबर 1 में दिया गया है नाम अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, जॉन मार्शल, जेएफ फ्लीट एंड कॉलिन मैकेंजी। और ऑप्शन लिस्ट नंबर 2 में डॉक्यूमेंटिंग द इंस्क्रिप्शंस ऑन टेंपल वॉल्स, विजिट्स विजयनगर इन 1800, कंजर्वेशन वर्क ऑफ विजयनगर बिगेन अंडर हिम एंड डिटेल फोटोग्राफी ऑफ हम्पी। तो एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि ये सवाल पूछा कहां से गया है, बुक नंबर 2 से पूछा गया है। जो विजयनगर वाला चैप्टर है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, जॉन मार्शल, जेएफ फ्लीट और कॉलिन मैकेंजी। सबसे ज्यादा जो कॉमन नाम अपने को पता है वो है कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी जो है वो 1800s के आसपास में विजयनगर आया था। उसने यहाँ पर विजिट किया था और उसके बाद जो है विजयनगर के बारे में, इनफैक्ट विजयनगर तो तब बोलते भी नहीं थे, हम्पी के नाम से जाना जाता था। तो कॉलिन मैकेंजी हम्पी आया था और यहाँ पर इसने फिर जो भी अपना काम वगैरह किया है। उसके बाद में विजयनगर के रिस्टोरेशन में और इस अंपायर के बारे में और ज्यादा रिसर्च को बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन मिला था और इसके बाद फिर हम्पी के कंजर्वेशन को लेकर भी जो है सीरियस आइटम्स वगैरह किए गए थे। तो कॉलिन मैकेंजी विजिट्स विजयनगर इन 1800। बेसिक अगर आपने पढ़ा है इस चैप्टर में तो भी आपको इसका नॉलेज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डी का
टू अब देख लीजिए कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस में देखने के लिए मिल रहा है। तो डी का टू अपने को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है और डी का टू अपने को यहां पर देखने के लिए मिल रहा है और डी का टू अपने को यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो कटकर अलग हो जाएगा। तो कॉलिन मैकेंजी डी का टू। इसके बाद में हमको यह पता है कि जॉन मार्शल जो है उनकी लीडरशिप में विजयनगर का या फिर हम्पी शहर का कंजर्वेशन जो वर्क है वो शुरू हुआ था। तो जॉन मार्शल यानी कि ऑप्शन नंबर बी, और इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 है कि इनके टाइम पीरियड पे विजयनगर का कंजर्वेशन वर्क जो है वो शुरू हुआ था। तो वो सारा ऑप्शन ढूंढ लीजिए जिसमें डी का 2 और बी का 3 हो। डी का 2 अपने को इसमें देखने को मिल रहा है और बी का 3 भी इसमें देखने के लिए मिल रहा है, बाकी किसी में भी देखने को नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। एंड ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। अब बाकी जो है दो का अपन ने इस्तेमाल नहीं किया, मगर इसकी मदद से भी जो अपन लोग सही जवाब तक आ गए। बट मैं बाकी भी आपको बता देता हूं। अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ जो है इन्होंने आपका हम्पी की डिटेल फोटोग्राफी करी थी, और जेएफ फ्लीट जो है इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया था टेंपल वॉल्स के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह बने हुए हैं उन सबका। तो एक बार मैं आपको सही जवाब बता देता हूं। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हम्पी की डिटेल फोटोग्राफी करी थी ए का 4। दूसरा ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल की लीडरशिप में कंजर्वेशन वर्क जो है विजयनगर का वो शुरू हुआ था। तीसरे आ जाते हैं जेएफ फ्लीट, इनके टाइम पीरियड पे जो भी वॉल्स टेंपल वॉल्स हैं उनके ऊपर जो भी चीजें बनी हुई थी उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी कॉलिन मैकेंजी, ये भाई विजयनगर या फिर हम्पी घूमने आए थे, तो ये हो जाएगा डी का 2। मगर सारे अगर आपको नहीं भी पता हो, और गारंटी है कि इस क्वेश्चन में सारे आपको याद नहीं आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तब भी डरने की जरूरत नहीं है। एक या दो स्टेटमेंट भी पता हो तो उसकी मदद से भी जो है अपन लोग सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। कॉलिन मैकेंजी का नाम हर उस आदमी को पता होना चाहिए जिसने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। वो लड़का आया था घूमने विजयनगर 1800s में। डी का 2 ढूंढ लीजिए, ये है, ये है, ये तीन में से कोई एक हो सकता है, मतलब ये नहीं है। दूसरा जॉन मार्शल के बारे में भी बेसिक तो पता ही होना चाहिए। लास्ट में जो इस चैप्टर में अपने को लिस्ट दी हुई है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि जॉन मार्शल के वक्त में कंजर्वेशन शुरू हुआ था। तो डी का 2 और बी का जो है आप 3 ढूंढ लीजिए। डी का 2 और बी का 3 सिर्फ इसमें है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शंस अपने गलत हो जाएंगे। इस तरह से भी जो हम लोग सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारी जो दूसरी किताब है थीम नंबर 2, उसका पहला चैप्टर या फिर थीम नंबर 5 कह लीजिए, आप उसे चैप्टर नंबर 5 कह लीजिए, थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स, वहां से पूछा गया। अब इसमें भी दो लिस्ट हमको दी गई हैं। एक लिस्ट में ट्रैवलर्स के नाम बताए गए हैं और दूसरे में बताया गया उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन, एंड हमको मैच करना है कि कौन सा ट्रैवलर किस कंट्री से आया था। फिर वही बात की जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारे ट्रैवलर्स के नाम और इनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन एनसीईआरटी में मेंशन है, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। बट येट अगेन कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन की हीट में आपको नाम याद नहीं आते, या कई बार अगर लेट से आपको नहीं पता सारे नाम क्या है, तो फिर कैसे अपने को करना है इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहले देख लेते हैं लिस्ट में क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। दुआर्ते बारबोसा, मार्को पोलो, इब्ने बतूता, एंटोनियो मोंसेराटे, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल एंड इटली। देखते हैं। अब इसमें आप सबसे पहले वो वाला ऑप्शन पकड़ लीजिए जो आपको पक्का कंफर्म पता हो कि या तो सही है या फिर गलत है। तो हमको ये पता है कि यहाँ पे जो इब्ने बतूता है उसका जो सही जवाब है वो है मोरक्को। जिसने बेसिक भी पढ़ा है तो आपका ग्लोब ट्रॉटलर के नाम से एक सेक्शन दिया गया है इस चैप्टर में, उसमें बताया गया है कि इब्ने बतूता जो है मोरक्को से आया था। तो सी का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब सी का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अपने को कंफर्म पता है कि सही है। ढूंढ लीजिए कि सी का ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें से किसमें दिया गया है। सी का 4 इसमें है, ये नहीं हो सकता। सी का 1 इसमें है, ये हो सकता है। सी का 4 इसमें है, ये भी नहीं हो सकता। और सी का 2 इसमें है, तो ये भी नहीं हो सकता। इब्ने बतूता मोरक्को से आया था, ये अपने को कंफर्म पता है, तो सी का जो है सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। उसका वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब बाकी आपको पता हो या ना पता हो उसके बिना भी जो आप बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये, या फिर जो इसमें सेकंड वाला जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो इसको किया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। सिर्फ एक इब्ने बतूता की मदद से भी अपन ने बता दिया कि इसका सही जवाब क्या है। कई बार अगर उन्होंने इस तरीके के ऑप्शंस आपको फंसा दिए हैं कि एक की जगह 2 में जो है सी का ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, तब तो फिर ये टेक्निक अपने काम नहीं आएगी। ऐसी कंडीशन में अपने को एक से ज्यादा पता होना चाहिए, और एज अ सीरियस एस्पिरेंट अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज होना भी चाहिए। तो उसमें फिर हम इसको कैसे करेंगे देखते हैं। अब सी का 1 इब्ने बतूता मोरक्को से आया था, वो अपने को पक्का पता है। एक दूसरा मार्को पोलो जो है ये व्यक्ति आपका इटली से आया था, ये भी कंफर्म जो है पता है। जिन लोगों ने बेसिक भी पढ़ा है, मार्को पोलो काफी फेमस बंदा है, तो ये इटली से आया था, ये अपने को नॉलेज होना चाहिए। तीसरा इसमें सी का 1 और बी का 4 दिख लीजिए, तो फिर उसका जवाब वही हो जाएगा कि आप यहीं पे पहुंचोगे। तो सी का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 1 हो गया, बी का 4 हो गया। ऑप्शन नंबर ए दुआर्ते बारबोसा आया था पुर्तगाल से, ऑप्शन ए का जो है 3 हो जाएगा। और एंटोनियो मोंसेराटे, ऑप्शन नंबर एंटोनियो मोंसेराटे आया था स्पेन से, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 4, दिस इज द राइट सीक्वेंस। बट फिर वही बात की नहीं भी पता हो, एक या दो की मदद से भी जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है, तब भी जो है आप इस जवाब तक पहुंच जाओगे। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम लिस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है।
तो अभी तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि लिस्ट वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। लिस्ट वाले क्वेश्चंस में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब अपने को नॉलेज जो है अपना अच्छा बना के रखना होगा। सीधे सीधे क्वेश्चंस कि एक क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है अभी तक। बार बार लिस्ट आ रही है, स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, क्लियर कट इंडिकेशन है इसका कि अपने पास में अपना नॉलेज बेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। उसका मतलब अपने को एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से थॉरोली प्रिपेयर करनी है। एक एक एनसीईआरटी का एक एक जो चैप्टर है उसको कई कई बार अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से जो है इसको रिवाइज करना है, तब इन सवालों का कंफर्टेबली अपने से जवाब देते बनेगा। देखते हैं लिस्ट नंबर 1 पाटलिपुत्र, राजगृह, कलिंग, अर्थशास्त्र। लिस्ट नंबर 2 प्राकृत नेम ऑफ राजगीर, बिहार, प्रेजेंट डे कोस्टल उड़ीसा, प्रेजेंट डे पटना, कौटिल्य। तो इसमें भी वही चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, वहां से क्वेश्चन पूछा गया। पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना, आसान है, सभी बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका 3 हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए का 3 कौन कौन सा है देख लीजिए, तो या तो ये सही हो जाएगा या फिर ये सही हो जाएगा। सी और 2 ऐसे ही कट गए। दूसरा राजगहा, तो राजगहा जो है वो राजगीर जो जिला है बिहार में, उसका प्राकृत नाम है, तो बी का हो जाएगा 1। ए का 3 और बी का 1, ए का 3 और बी का 1 इसमें आ रहा है, ए का 3 और बी का 4 इसमें आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया, ये वाला आपका जो है जवाब सही हो जाएगा। 2 ऑप्शंस की मदद से भी जो है अपन ने इसको लगा दिया, बट फिर भी बचे हुए ऑप्शंस देख लेते हैं। तीसरा है कलिंग, तो कलिंग के बारे में सबको पता है, सम्राट अशोक की कहानी बहुत फेमस है कि आज का जो कोस्टल उड़ीसा है ये उसका पार्ट है। और ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने लिखा था, ये भी लगभग लगभग सब जानते हैं। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, या तो ये पता हो आपको, नहीं भी पता हो तो एक या 2 ऑप्शंस की मदद से आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं। अब जैसे यहां पर इन्होंने बी, यहां पे अपने को पता है कि बी का जो 1 है और उसकी मदद से अपन लोग डायरेक्ट यहां तक पहुंच गए, बट सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे 4 की जगह पे बी का 1 यहाँ पे भी कर रखा होता, तो ऐसे में अपने को फिर एक से ज्यादा ऑप्शन पता होना चाहिए। इन दैट कंडीशन अपने को इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन का नॉलेज अपने पास में होना चाहिए। फिर वही बात, ये नॉलेज कहां से आएगा, जवाब हो जाएगा एनसीईआरटी अपने को ढंग से प्रिपेयर करनी है। खैर, इसका जवाब हम लोगों ने लगा दिया कि ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? महाभारत हैज ओवर 1 लाख वर्सेस। महाभारत was written by Valmiki. V.S. Suktankar is associated with the critical edition of Mahabharat. The critical edition of Mahabharat took 47 years to complete. The critical edition of Mahabharat ran into over 13,000 pages. आप 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 हिस्ट्री की पहली किताब, उसके चैप्टर नंबर 3 में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें हम लोगों को पूरा पढ़ाया गया है कि महाभारत का जो क्रिटिकल एडिशन है वो कैसे बनाया गया था, एंड उसकी मदद से फिर इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री को समझने में हमको कैसे मदद मिलती है। सोसाइटी में जो अलग अलग नॉर्म्स हैं, जाति, कास्ट, गोत्र, इन सब चीजों को समझने में भी महाभारत एक टेक्स्ट के रूप में कैसे हमारी हेल्प करता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ी थी। तो फिर वही बात कि जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है उसके लिए इस सवाल का जवाब देना कोई खास मुश्किल नहीं है, बट कई बार एग्जाम के प्रेशर में अगर आपको पेपर हॉल में बैठे बैठे ध्यान नहीं आया, कुछ स्किप हो जाए, या अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, इन दैट कंडीशन आप क्या करोगे। और जनरली भी इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें 5-5, 6-6 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनको किस तरह से करना है वो हम लोग इसमें देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ये 5 स्टेटमेंट्स में से आप वो स्टेटमेंट पकड़ लो जो आपको पक्का पता हो कि ये तो गलत है, क्योंकि अपने से पूछा यह है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, तो हम लोग उसका उल्टा लेकर चलेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि यार करेक्ट तो नहीं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट पक्का गलत है, अपन लोग वो पकड़ लेते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट देखिए, महाभारत वाज रिटन बाय वाल्मीकि। अब बेसिक भी अगर आपको पता हो तो ये बच्चे को जानकारी है कि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। इनफैक्ट लोक श्रुति यह है कि वेद व्यास ने कथा सुनाई थी, लिखी भगवान गणेश ने थी, और उनका एक दांत तोड़ के लगातार वो उसमें लिखे थे, इसके चलते वो एक दंत कहलाते हैं। और उनकी मूर्ति में आप नोटिस करिएगा कि एक दांत उनका हमेशा टूटा हुआ दिखाया जाता है। तो लोक श्रुति इस तरह से चलती है, मगर बेसिकली वेद व्यास को जो है श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने महाभारत को लिखा था। वाल्मीकि ने ओरिजिनल या मूल रामायण लिखी थी कठिन संस्कृत में। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत है, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। पहली बात तो ये। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो पक्का गलत है, अपने को पता है। अब स्टेटमेंट नंबर 2 जिसमें बताया गया हो, या फिर ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें बताया गया हो, वो वाला जवाब, वो वाले ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो। इसमें बताया गया है, करेक्ट आंसर पूछे गए और अपने को पक्का पता है कि बी गलत है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता इसमें नहीं आ रहा बी, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ये 3 कट गए। बाकी अब आपको पता हो ना पता हो, बिना आप डायरेक्टली जो है ऑप्शन नंबर 3 पे पहुंच जाओगे। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया, अगर आपको पक्का पता है कि गलत जवाब कौन सा, और इस तरीके के मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो आप इस तरीके से चलिए। अच्छा, इसका उल्टा पूछा जाता है कि आपको ये बोला जाता है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स गलत हैं, आपको ये बताना है। तब फिर हम लोग ये कर चलते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, पक्का सही वाले स्टेटमेंट पकड़ लो, और सही वाले स्टेटमेंट फिर जिसमें होते वाले हम लोग एलिमिनेट करते, तो भी हम लोग जो है सही जवाब तक पहुंच जाते। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, मगर मैं एक एक करके आपको सारे स्टेटमेंट बता देता हूं। महाभारत में 1 लाख से ज्यादा वर्सेस हैं, ये बात सच है। ये चैप्टर के पहले पन्ने पे इंट्रोडक्शन में लिखा गया। ये मैंने आपको बताई दिया कि वाल्मीकि ने नहीं, वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। ये बात सच है कि वीएस सुक्तांकर जो है, इनको जिम्मेदारी दी गई थी कि आप महाभारत का क्रिटिकल एडिशन जो है वो बनाकर तैयार करिए। क्रिटिकल एडिशन का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए।
कि भारत में जहां जहां पे महाभारत की पांडुलिपियां मिलती हैं संस्कृत में या किसी और भाषा में भी, उन सबको इकट्ठा करो, उसमें जितनी कॉमन आपकी वर्सेस हैं या कॉमन जितने भी श्लोक आते हैं उन सबका कंपाइलेशन करिए और उसको फिर आप ट्रांसलेट कर कर जो है उनका उसको जो है आपने पब्लिश करना है। तो ये करने में लगभग 47 ईयर्स निकल गए, ये बात भी सच है। और ये कंपाइलेशन जो है 13,000 पन्नों से ज्यादा में जो है बनकर तैयार हुआ था, इसके कई सारे वॉल्यूम्स आपको निकालने पड़े थे, ये वाली बात भी सच है। तो सिर्फ एक यही स्टेटमेंट गलत है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई सारे स्टेटमेंट सही है एंड बाय दैट लॉजिक आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाता है। सो ये इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आपको एक लिस्ट आ गई है, मैच करनी है। फिर वही बात कि इस तरीके के सवाल सॉल्व करने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है एंड नॉलेज आएगा एनसीईआरटीज पढ़ के। यट अगेन एम्फेसिस करके बोल रहा हूं, एनसीईआरटीज आपको अच्छे से रिवाइज करनी है। देखते हैं लिस्ट नंबर 3 में, लिस्ट नंबर 1 में आपको ऑप्शंस बताए गए हैं और लिस्ट नंबर 2 के साथ में आपको उनको मैच करना है। कुल, जाति, वंश, जना, लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोल्क, फैमिलीज, पीपल, लिनिएज। तो इसमें सबसे पहले अपन लोग पक्का वो ढूंढ लेते हैं जो अपने को पता हो कि सही है। तो हमको ये पता है कि जो कुल है वो फैमिलीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रघुकुल या रघुकुल रीत सदा चली आई, आपने सुना होगा, तो उसमें कुल की बात की जा रही है। रघुकुल यानी कि रघु की फैमिली की बात की जा रही है। और ये बात स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में लिखी भी है कि कुल जो है वो फैमिलीज को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जाति जो है वो पीपल्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वंश जो है वो आपके लिनिएज के लिए किया जाता है। तो कुल जो है वो फैमिलीज को बताता है। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। अब ए का 2 किस किस में है वो ढूंढ लीजिए। ए का 2 हमको इसमें देखने को मिल रहा है और ए का 2 बाकी किसी में देखने को नहीं मिल रहा, तो हम लोग डायरेक्टली जो है सही जवाब पे पहुंच गए। ये जो है वो आपका सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर ए जो है कुल जो है वो फैमिलीज को डिनोट करता है। दूसरा आ गया आपका जाति, जाति जो है वो लोगों को डिनोट करती है कि कुछ लोग जो है किस जाति को बिलोंग करते हैं। तीसरा आपका वंश आ जाता है, वंश जो है वो आपकी लीनियज को डिफाइन करता है। और चौथा आ जाता है आपका जना, तो जना जो है बेसिकली ट्राइब या फिर लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफोल्क को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। जिसने इस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी है आसानी से इसका जवाब दे सकता है, बट अगर नहीं भी पढ़ी है, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज भी है, तो उसकी मदद से भी सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने को इस एलिमिनेशन मेथड की मदद से समझ में आता है। चले, क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन में भी हमको 2 लिस्ट दी हुई हैं और इनको हमको आपस में मैच करना है। क्वेश्चन पूछा गया है बुक नंबर 3 का सेकंड लास्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, उसमें से। तो लिस्ट नंबर 1 में हमको कुछ फिल्म्स और प्लेस के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में हमको उनके डायरेक्टर्स के नाम दिए गए हैं। इसको हमको मैच करना है। पढ़ते हैं। लिस्ट नंबर 1, मेघे देखे तारा, गरम हवा, तमस, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं। लिस्ट नंबर 2, गोविंद निहलानी, हबीब तनवीर, ऋत्विक घटक एंड एमएस सत्यू। चलें इसको भी करते हैं। सबसे पहले मेघे ढाका तारा। तो ये मेघे ढाका तारा जो है एक बंगाली फिल्म है। इसको डायरेक्ट किया था ऋत्विक घटक ने। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। लिस्ट नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर ए का 3 आप देख लीजिए किस किस में देखने को मिल रहा है। ए का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, इसके अलावा इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो आप डायरेक्टली जो है इस तक पहुंच जाओगे और एक अगर आपको पता है तो उसकी मदद से भी आप इसका जवाब दे सकते हो। बहरहाल दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो ये मेघे ढाका तारा जो है लिस्ट नंबर ए का ऋत्विक घटक के साथ में मैच करता है। ए का 3 हो गया। दूसरा जो गरम हवा है, ये बड़ी फेमस फिल्म है, 1970s के वक्त में बनी थी पार्टीशन के ऊपर, और इसको डायरेक्ट किया था एमएस सत्यू ने। तो बी का जवाब हो जाएगा 4। तीसरा है तमस, ये भी एक काफी फेमस पिक्चर है, इसको गोविंद निहलानी ने बनाया था। और चौथा ये जो जिसने लाहौर नहीं देखी वो जमिया नहीं, ये एक प्ले है, इसको हबीब तनवीर ने लिखा था। तो इसका जवाब हो जाएगा डी का 2। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यट अगेन एलिमिनेशन की मदद से अपना यहाँ पे काम बन गया, बट स्टिल इंसिस्ट करके बोलूंगा कि आपने को एनसीईआरटी पढ़नी है ताकि अपने पास में ऐसी स्थिति ना आए कि अपन एलिमिनेशन में अपने को जाना पड़े। यहाँ तो किस्मत की बात है कि डायरेक्टली आपको जो है एक पता होने से सारा जवाब मिल गया, बट कई बार अगर एग्जामिनर भी अपनी इस बात को समझेंगे, उनको दिखेगा कि यार लोग जो है आसानी से इस तरह से एक ऑप्शन अगर पता हो तो सही जवाब तक पहुंच सकते हैं, तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो ऑप्शन थोड़ा सा आपको इस तरह से दें कि ये टेक्निक अपने लिए उतना काम नहीं आए, अपने को 2 या 3 कम से कम पता होना जरूरी हो। और वो तभी होगा जब अपन लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। तो एम्फेसिस करके बोल रहा हूं, एनसीईआरटीज अपने को रिवाइज करनी है, कई बार उसको पढ़ना है और अपन जो है इन सवालों का जवाब कंफर्टेबली दे सकते हैं। एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया जो आप एनसीईआरटी से बाहर का पूछा गया हो। तो फिर वही बात, अगर आपको कॉम्पीट करना है, इफ यू वांट टू स्टैंड इन द कंपटीशन और अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, फिर बढ़िया से बढ़िया आपको जो यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है, दिस इज द वे, एनसीईआरटी पढ़िए। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्षुणी। अब ये सीधा सीधा सवाल है, चैप्टर नंबर 4 या थीम नंबर 4 से पूछा गया। तो वो पहली महिला कौन थी जिनको भिक्षुणी के तौर पर शामिल किया गया था संघ में। ऑप्शन हैं सिगाला,
कारुणी प्रजापति, महाप्रजापति गौतमी और चौथा है पुन्ना। तो सही जवाब हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी जो है, जो भगवान बुद्ध की फॉस्टर मदर थी, उनको पहली भिक्षुणी के तौर पर संघ में शामिल किया गया था। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूं। भगवान बुद्ध ने अपना जब ये पाथ शुरू किया था तो उन्होंने एक संघ बनाया था। संघ में फिर वो पहले भिक्षुओं को या फिर सिर्फ पुरुषों को लिया करते थे, जिनको भिक्षु बनाते थे और उनको वो शामिल करते थे, और भिक्षु जो है फिर उनके धम्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। ये शुरू में जो है वो महिलाओं को संघ में शामिल नहीं करना चाहते थे भगवान बुद्ध। एंड फिर उनके जो प्रिय शिष्य हुआ करते थे आनंदा, उनके साथ में फिर उनकी मंत्रणा हुई, उनकी चर्चा हुई, और उन्होंने फिर उनको कन्विंस किया कि भाई महिलाओं को भी आप शामिल करिए। तब फिर महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में संघ में शामिल करना शुरू किया गया। और जो पहली भिक्षुणी थी वो भगवान बुद्ध की जो फॉस्टर मदर थी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, उनको जो है भिक्षुणी के रूप में संघ में शामिल किया गया था। ये भी एनसीईआरटी में लिखा गया है। एनसीईआरटी में जो है इसका भी जिक्र हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 10 सही जवाब है महाप्रजापति गौतमी। ये पहली भिक्षुणी थी जिनको शामिल किया गया था। और किसके कहने पर किया गया था, या फिर यूं बोलना चाहिए कि भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भिक्षुणी के तौर पर संघ में शामिल करना किसके कन्विंस करने के बाद शुरू किया था? तो जवाब हो जाएगा उनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था आनंद या आनंदा, उनके कहने पर यह काम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following were the principal deities of Vedic pantheon? वैदिक टाइम पीरियड में जो सबसे प्रिंसिपल डेटीज थे, जो प्रमुख देवता हुआ करते थे, वो कौन कौन से थे, ये हमको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवा, ये नहीं है। इसी तरह से ब्रह्मा शिवा इंद्र, ये भी नहीं है। अग्नि इंद्र सोम, ये इसलिए नहीं है क्योंकि सोम देवता नहीं थे, सोम एक ड्रिंक का नाम था। अग्नि वरुण इंद्र, ये बात सही है। अग्नि वरुण और इंद्र जो है ये प्रमुख देवता हुआ करते थे वैदिक पैंथियन के, या शुरुआती वेदों की जब हम बात करेंगे वैदिक एज में, ये प्रमुख हमारे देवता हुआ करते थे। भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्म जो है, इनकी पूजा अर्चना बाद के फेज में प्रोमिनेंट हुई है। तो इसका सही जवाब है अग्नि वरुण इंद्र। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सीधा सीधा जवाब है, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। कंफ्यूज जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी पढ़ा उनको ये तो पता होगा कि यार ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे इसमें और इसमें। तो याद रखना है, सोम जो है वो एक ड्रिंक है, वो एक देवता नहीं थे। अग्नि एक देवता थे जिनके माध्यम से फिर आप इन्वोक करते थे बाकी देवताओं को। इंद्र एक प्रमुख देवता थे और वरुण जो है उनको एक प्रमुख देवता माना गया था। बेसिकली इससे ये पता चलता है कि शुरुआती वक्त में वैदिक एज में जितने भी आपके प्रोमिनेंट आपकी जो नेचुरल फोर्सेज हुआ करती थी, उन सबको जो है देवताओं के रूप में इनकारनेट कर जो है उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। और यहां से एक और बात समझ में आती है, इसी के चलते जो पूजा अर्चना है वो किसी के सामने वेनिरेशन ना करके उनका धन्यवाद देना है कि आपके चलते जीवन हमारा ठीक चल रहा है, तो उसके लिए थैंक्स। एंड इसलिए हम आपकी ऑफरिंग वगैरह जो है ये प्रस्तुत करते हैं। ये हमारी तरफ से गिफ्ट है जिसको हम लोग यज्ञ के माध्यम से या अग्नि देवता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इसको जो है आप स्वीकार करें। ये भी समझ में आता है कि अंधी पूजा जो है वैदिक एज में नहीं होती थी, आंख बंद कर वेनिरेशन नहीं होता था। आप बेसिकली लाइफ फोर्सेस को जो है वेनिरेट करते थे और उनका जो है शुक्रिया अदा जो है इस तरीके से किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 11 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलें नेक्स्ट देखते हैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements are not correct? अब हमको ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं इसमें से कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है अपनी जो पहली किताब है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसके आखिरी चैप्टर या फिर आखिरी थीम्स है, जिसमें हम लोगों ने बुद्धिज्म के बारे में काफी डिटेल में बातचीत करी है। तो एक एक करके हम लोग स्टेटमेंट्स देखते हैं। और फिर से मैं एम्फेसिस करके बोल रहा हूं, अपने को क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। अब तक के तो जितने भी क्वेश्चंस आए थे उसमें ये पूछा गया था कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, आप ये बता दो। यहाँ पे ये बोला गया कि कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तुम वो बताओ। तो एक एक करके देखते हैं। पहला, द विनय पिटक डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स फॉर मॉन्क्स। तो जो बौद्धों के 3 ग्रंथ या त्रिपिटक हैं, उसमें से जो पहला पिटक है जिसका नाम विनय पिटक है, उसके बारे में है कि डज नॉट डिस्क्राइब द रूल्स फॉर मॉन्क्स। ये स्टेटमेंट गलत है। जो विनय पिटक है उसमें जो आपके भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, और जो संघ है बौद्धों का, बुद्धिस्ट संघ, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बताए गए हैं। यानी कि जब आप अपना सब कुछ रिनाउंस करके बौद्ध भिक्षु बनोगे या भिक्षुणी बनोगे तो आपको फिर कैसी जिंदगी जीनी है, क्या आप कर सकते हो, क्या आप नहीं कर सकते, वो सारी चीजें। एंड संघ में आने के बाद में फिर संघ की क्या नियम कायदे हैं, संघ में आपका कंडक्ट और बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उस सबको लेकर जो भी नियम कायदे हैं वो सारे के सारे विनय पिटक में लिखे हुए हैं। अब ये स्टेटमेंट उसका जस्ट उल्टा है कि विनय पिटक में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मगर क्योंकि हमको यही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो अपने क्वेश्चन के लिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है अपने फाइनल आंसर का हिस्सा बनेगा। दूसरा, बुद्धिज्म ग्रू ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। जो बौद्ध धर्म है इसका प्रचार प्रसार भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद हुआ, यह स्टेटमेंट भी गलत है। यह सच है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में बुद्धिज्म जो है वो इंडिया की बाउंड्रीज को क्रॉस करके साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में फैल गया, चाइना में चला गया, जापान में चला गया। बट इसका यह मतलब नहीं है कि भगवान बुद्ध जब जिंदा थे तब बुद्धिज्म का कोई प्रचार प्रसार ही नहीं हुआ। उनके जिंदा रहते भी बौद्ध संघ का अच्छा खासा प्रसार प्रसार हुआ था, काफी फॉलोअर्स उनके बड़े थे, काफी बड़े लेवल पर बुद्धिज्म जो है वो फैला था, मगर उसका वो भारत
भारत तक कन्फाइंड था। बाद में उनके उनके जो आपके फॉलोअर्स थे वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर चले गए और एक इंटरनेशनल रिलीजन में उसको कन्वर्ट कर दिया, वो एक अलग बात है। मगर ये कहना कि उनके जिंदा रहते बौद्ध धर्म का बिल्कुल प्रचार प्रसार नहीं हुआ या ग्रोथ नहीं हुई, ये स्टेटमेंट गलत है। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है इसलिए अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला स्टेटमेंट भी अपने काम का है। तीसरा, सुत्त पितक आर द वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्षुणीज। अब सुत्त पितक जो है बेसिकली ये वो पितक है जिसकी जितनी भी वर्सेस हैं वो भिक्षुणीज ने कंपोज करी हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये बात सच है कि सुत्त पितक का एक पूरा का पूरा पार्ट है, या एक इस तरह से कह सकते हैं कि एक ग्रंथ है जो सुत्त पितक का पार्ट है, जिसका नाम है थेरी गाथा। थेरी गाथा में जो भी आपकी वर्सेस हैं वो सारी की सारी भिक्षुणियों ने कंपोज करी हैं, मगर वो सुत्त पितक का एक हिस्सा है, पूरा का पूरा सुत्त पितक नहीं है। सुत्त पितक में इसके अलावा और भी जो है लोगों ने, भिक्षुओं ने भी जो है अपनी तरफ से वर्सेस वगैरह डाले हैं, उनका कंपाइलेशन उसमें शामिल किया गया। तो ये कह देना कि सुत्त पितक में सिर्फ भिक्षुणियों के द्वारा कंपोज की गई वर्सेस हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर ये बोला जाता है कि सुत्त पितक कंसिस्ट ऑफ द वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्षुणीज, या सुत्त पितक आल्सो कंसिस्ट ऑफ द वर्सेस कंपोज्ड बाय भिक्षुणीज, तब तो ये स्टेटमेंट सही होता, क्योंकि सुत्त पितक में कई सारी चीजें हैं, उसमें से भिक्षुणियों के द्वारा कंपोज किया गया जो थेरी गाथा है वो भी उसका हिस्सा है। मगर ये बोलना कि सुत्त पितक में पूरा का पूरा सुत्त पितक जो है वो भिक्षुणियों के द्वारा बनाया गया है, ये स्टेटमेंट गलत है। अगला, पुन्ना वाज अ रिच लेडी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पुन्ना जो है वो एक गरीब दासी थी, तो ये अपने काम का है, और ये वाला स्टेटमेंट भी अपने काम का है। पुन्ना जो थी वो एक गरीब दासी थी। थेरी गाथाओं का जो ये पूरा आपका जो सुत्त पितक का ये पार्ट है, जिस ब्लॉक में हमको ये बताया गया है, चैप्टर नंबर 4 में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी में फिर पुन्ना का जिक्र भी आता है कि पुन्ना जो है वो एक दासी थी या फिर एक गरीब महिला थी, वो कहीं जाती है, फिर उसकी एक लंबी चौड़ी कहानी है। पॉइंट ये है कि वो रिच लेडी नहीं थी। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी अपने काम का है। और आखिरी स्टेटमेंट, द वर्ड चैत्य में हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड चिता, ये स्टेटमेंट सही है कि जो चैत्य विहार में जो चैत्य शब्द आता है वो चिता शब्द से जो है डिराइव किया गया है। एंड इसकी वजह यह है कि चैत्यों में भगवान बुद्ध के जो आपके अवशेष हैं या अस्थियां जो हैं उनको रखा गया था, या उनका संकलन किया गया था, या उनके जो बचे हुए रेलिक्स थे उनका संकलन वगैरह किया गया था। तो जो चैत्य शब्द है वो चिता शब्द से डिराइव किया गया, ये बात सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट अपना सही हो जाता है। अब क्योंकि हमको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो जहां जहां पर आपको स्टेटमेंट नंबर ई दिखेगा वो वाला ऑप्शन आप डायरेक्टली कट कर दो। ये अपना सही नहीं हो सकता, ये अपना सही नहीं हो सकता, ये अपना सही नहीं हो सकता। ये वाला जो है आपका ऑप्शन नंबर सही है। ए बी डी ऑप्शन जो है इसमें इन्होंने शामिल किए हैं, तो एबीडी जो है वो अपना सही हो जाएगा। अब मे भी शायद ये लोग ये मानकर चल रहे हैं, या तो यहाँ पे स्टेटमेंट इन्होंने गलत छापा है, या आंसर बनाने वाले ने शायद ये गलती करी है। अपने दिमाग में उसने ये मान लिया होगा कि सुत्त पितक जो है वो उसमें भिक्षुणियों के द्वारा कंपोज वर्सेस शामिल हैं, वो शायद ऐसा कुछ लिखना चाह रहा होगा, स्टेटमेंट गलत हो गया होगा। नहीं तो कायदे से फिर इसमें ए बी डी और ई भी आना चाहिए था, या फिर ये स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी गलती हुई है। ये अपने को याद रखना है कि सुत्त पितक में भिक्षुणियों के द्वारा कंपोज वर्सेस हैं जरूर, मगर पूरा का पूरा सुत्त पितक भिक्षुणियों के द्वारा नहीं लिखा गया। यहां से एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि पितक जो है इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, खासतौर पे वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं। विनय पितक में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मॉन्क्स हैं। दूसरा आता है सुत्त पितक, तो उसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं। भगवान बुद्ध ने अपने टाइम पीरियड पे जितनी भी अपनी टीचिंग्स दी थी उनको लिखा नहीं था कहीं पे भी, वो सिर्फ बोलते थे और उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको सुना करते थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद में ये जो ओरल ट्रेडिशंस हैं ये ट्रांसफर होते रहे और बाद में फिर उनको संकलित किया गया था। तो अल्टीमेटली सुत्त पितक जो है इसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं। फिर इसमें और भी जो दूसरे फॉलोअर्स थे उनकी भी टीचिंग शामिल की गई। भिक्षुणियों ने फिर जो आपका चीजें बनाई थी उनको भी शामिल किया गया, और इस तरह से सुत्त पितक जो है काफी बड़ा ग्रंथ बन गया। तीसरा आता है अभिधम्म पितक। अभिधम्म पितक में फिलोसफिकल मैटर्स को शामिल किया गया है कि मृत्यु के बाद में क्या होता है, जीवन का ऑब्जेक्टिव क्या है। भगवान बुद्ध ने जो अपना अष्टमार्ग बताया था और जो बोला था कि ना तो आपको एक्सट्रीम भोग विलास करने की जरूरत है और ना सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास देने की जरूरत है, एक मध्य मार्ग का आपको पालन करना है, क्यों करना है, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस वगैरह, उन सब का जवाब जो है अभिधम्म पितक में दिया गया। तो ये तीनों अपने को याद रखने हैं। पहला कौन सा है, विनय पितक, जिसमें संघ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, भिक्षु और भिक्षुणियों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको बताया गया। दूसरा है सुत्त पितक, तो उसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग्स हैं और बाद में फिर और भी लोगों की टीचिंग शामिल की गई है। और तीसरा है अभिधम्म पितक, तो इसमें फिलोसफिकल मैटर्स जो हैं उन सबको डील किया गया। तो ये अपने को याद रखना है। एंड अपना जो ये वाला सवाल है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है अपना ए बी डी। कायदे से इसमें ई भी आना चाहिए, बट मे बी शायद जिसने क्वेश्चन सेट सॉरी ई नहीं आना चाहिए कायदे से, तो इसमें ये वाला आपका ऑप्शन नंबर सी भी आना चाहिए, मगर शायद बनाने वाले ने अपने दिमाग में कुछ गलत सोच लिया था या कंफ्यूजन हो गया, तो उसके चलते उसने इसको शामिल नहीं किया। चले, जो भी हो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो आसान है। मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा वर एंग्लिसाइज्ड नेम्स ऑफ डैश वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट। अब अपन ने जो कॉलोनियल सिटीज का चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा है कि मद्रास
बॉम्बे और कलकत्ता जो है वो कॉलोनियल सिटीज हैं, अंग्रेजों ने उनको बसाया था। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो नाम है मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये इंग्लिसाइज्ड नेम्स हैं ऑफ डैश वेयर द ब्रिटिश फर्स्ट सेट अप देयर ट्रेडिंग पोस्ट। तो जवाब हो जाएगा विलेजेस। अब ये तो जिन जिन ने चैप्टर पढ़ा है उन सबको पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए बता रहा हूं कि चाहे मद्रास हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे कलकत्ता हो, तीनों में एक कॉमन बात है कि तीनों जो शहर है ये समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र के तट पे बसे हुए हैं। इनिशियली जब अंग्रेज इन तीनों जगहों पर गए तो उन्होंने ये देखा कि यहां से व्यापार किया जा सकता है, अपने जहाज आ जा सकते हैं, मगर यहाँ पे इस पूरी जगह को जो है अपने को प्रॉपर्ली डेवलप करना पड़ेगा। तो वो जो गांव वगैरह वहां के थे, वहां उन्होंने जमींदारियां खरीदी और धीरे धीरे जैसे आपका बंगाल में जो कलकत्ता है वहां पर इन्होंने 3 गांव खरीदे थे। इसी तरह से चेन्नई में मद्रास पट्टनम या चेन्नई पट्टनम करके जो गांव हुआ करता था वो तेलुगु जमींदारों से खरीदा था। और ये जो बॉम्बे के जो 7 द्वीप हैं, ये पूरा का पूरा इलाका इनको पुर्तगालियों से दहेज में मिला था। तो इस तरीके से इन्होंने फिर यहाँ के जो गांव वगैरह के क्षेत्र थे इनको डेवलप करना शुरू किया और करते करते फिर ये महानगर बन गए। मगर पहले पहले ये शुरुआत में गांव हुआ करते थे और धीरे धीरे डेवलप होते होते फिर ये बहुत बड़े बड़े शहर बने। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सीधा सीधा जवाब है कि मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जो है वो उन गांव के एंग्लिसाइज्ड नाम है जहां पे अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए थे। कलिकाता कलकत्ता हो गया, या बाद में फिर वो कैलकट्टा बना, या कलिकाता कैलकट्टा बन गया जिसको हम लोग कलकत्ता बोलते थे, आज की तारीख में कोलकाता हो गया। मद्रास पट्टनम या चेन्नई पट्टनम आज की तारीख में पहले मद्रास और उसके बाद चेन्नई कहलाया, और बॉम्बे पहले बॉम्बे कहलाता था, उसके बाद में फिर मुंबई हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब हमको यह बताना है कि इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, और फिर से अपने को 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। गुरु अर्जन कंपाइल्ड गुरु नानक हाइम्स इन आदि ग्रंथ साहिब, गुरु तेग बहादुर laid the foundation of खालसा पंथ, गुरु नानक composed the गुरु ग्रंथ साहिब, मीराबाई was a मराठा प्रिंसेस एंड मीराबाई was a राजपूत प्रिंसेस। अब ये 5 स्टेटमेंट अपने को दिए हैं। अब हमको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। कॉमन सेंस के बेसिस पे भी देखा जाए तो या तो स्टेटमेंट डी सही हो सकता है या स्टेटमेंट ई सही हो सकता है। डी और ई एक वक्त पर तो सही हो ही नहीं सकते। तो इसी की मदद से जो है अपन लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। मीराबाई जो थी वो एक राजपूत प्रिंसेस थी, मराठा प्रिंसेस नहीं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब हमको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं, तो जहां जहां पर ऑप्शन डी आ रहा है आप उसको एलिमिनेट कर दो। ये कट के अलग हो जाएगा और ये कट के अलग हो जाएगा। अब आपके पास में या तो 3, आपका जवाब जो है ऑप्शन नंबर 3 है या फिर ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई अपने को पक्का पता है कि सही है और वो सिर्फ इसी में आ रहा है, इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है अपना सही हो जाएगा। गुरु अर्जन देव ने जो है गुरु नानक की जो हाइम्स थी उनको आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल किया था, ये स्टेटमेंट सही है। गुरु तेग बहादुर ने खालसा पंथ की स्थापना नहीं करी थी, ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी और गुरु नानक जी ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को कंपोज नहीं किया था, ये स्टेटमेंट भी जो है गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चले नेक्स्ट देखते हैं। विच सूफी टीचर वॉज ऑल्सो नोन एज गरीब नवाज। अब इसमें से कौन से सूफी टीचर को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है, हमको ये बताना है। ऑप्शंस हैं शेख निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन, अमीर खुसरो एंड शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार ककी। तो इसका जवाब भी सीधा सीधा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो है उनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फॉर्म ऑफ विच गॉड। भगवान जगन्नाथ जो है उनको इनमें से किस देवता का जो है एक फॉर्म या फिर एक रूप माना गया। भगवान सूर्य, विष्णु, शिवा या ब्रह्मा। तो इसका जवाब भी सीधा सीधा है, भगवान विष्णु का जो है इनको एक अवतार या फिर एक इनकारनेशन माना गया है। इनफैक्ट हिस्टोरियंस का ये मानना है कि पहले ये एक लोकल गॉड रहे होंगे एंड 11th-12th सेंचुरी के आसपास में हिंदू फोल्ड में जो है उन पूरे लोगों को लेने के लिए जो ये जो लोकल गॉड थे इनको वेनिरेट करते थे, तो इसलिए इनको जो है भगवान विष्णु का एक अवतार मान लिया गया। इस तरीके से जो अपने को ये इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। कई लोग इसको कंटेस्ट भी करते हैं, कईयों का मानना है सच नहीं है, मगर पॉइंट ये है कि भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है। चले नेक्स्ट देखते हैं। Which among the following travelers visited the city of Vijayanagar during 15th century? अब ये इंटरेस्टिंग सवाल है, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और जिसने एनसीईआरटी तगड़ी तैयार करी है उसी से क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वो बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है उनके लिए मेरी एक सलाह है कि अगर इस तरीके का एक तगड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें तुक्केबाजी नहीं करना है, इसको जो है फिर आपने लीव कर देना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपने रिस्क नहीं लेनी है, इस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ देना है। क्यों बोल रहा हूं बताऊंगा। ये क्वेश्चन अच्छा खासा टफ कह सकते हैं या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो सिंसियर बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है उन्हीं से बनेगा। अपना जो ये विजयनगर अंपायर का चैप्टर है उसमें एक छोटा सा ब्लॉक दिया गया है, उस ब्लॉक में आखिरी की 4-5 लाइनें जो है उसमें से इस क्वेश्चन को बनाया गया। अब सवाल सुनिएगा, इसमें यह पूछा गया कि 15th सेंचुरी में इनमें से कौन कौन से जो आपके ट्रैवलर्स थे वो विजयनगर अंपायर में आए थे, और ऑप्शंस बताए गए डोमिंगो पायस, अब्दुल रजाक, अफनासी निकितिन, फर्नांडो न्यूनिस और निकोलो डी काउंटी। ये क्वेश्चन करवाने के पहले मैं आपको जितने ट्रैवलर्स का जिक्र है जो विजयनगर आए थे उनके बारे में बताता हूं, उसके बाद में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वो ट्रैवलर्स हैं जो विजयनगर 15th सेंचुरी में आए थे।
निकोलो डी काउंटी, ये इटालियन थे और ट्रेडर थे। दूसरे अब्दुल रजाक, ये पर्शियन एम्बेसडर थे। और तीसरे थे अफनासी निकिती, निकिती या फिर निकितिन, रशिया, ये रशिया से आए थे और ये मर्चेंट थे। तो अफनासी, निकितिन, निकोलो डी काउंटी और अब्दुल रजाक, ये आए थे 15 सेंचुरी में। और उसके बाद 16 सेंचुरी में आए थे दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और ये फेर्नाओ न्यूनिस, ये तीनों आए थे पुर्तगाल से। अब ये सारे के सारे नाम, निकोलो डी काउंटी, अब्दुल रजाक का नाम तो खैर याद रह जाएगा, इसका जिक्र ज्यादा बार आया है। अफनासी निकितिन का नाम बिल्कुल भी एक आध जगह पे जिक्र है, इसका नाम शायद ध्यान ना रहे। या फिर दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो न्यूनिस का बिल्कुल जिक्र नहीं है उस पैराग्राफ के अलावा, तो इनके नाम भी याद रखना मुश्किल है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है अपने आप में थोड़ा सा टफ हो जाता है कि यार इसको कैसे करें। तो इसमें तुक्केबाजी करने में हाई चांसेस है कि अपन जो है गलत कर सकते हैं। ये सारे के सारे नाम जो है एक साथ याद रखना मुश्किल है। तो अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ा बहुत कंफर्म पता है तो इसको अटेम्प्ट करिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। पर चले देखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 15 सेंचुरी में अब्दुल रजाक आया था, अफनासी निकितिन आया था और निकोलो डी काउंटी आया था। तो अब्दुल रजाक, अफनासी निकितिन, निकोलो डी काउंटी, फर्नांडो न्यूनिस और डोमिंगो पाइस 16 सेंचुरी में आए थे। अब जहां जहां पे दिख रहे हैं उसको लगा लीजिए। अब्दुल रजाक ऑप्शन नंबर भी किस किस में दिख रहा है, या तो ये सही हो सकता है, या फिर ये सही हो सकता है, या फिर ये सही हो सकता है। ये वाला स्टेटमेंट कट गया। अब्दुल रजाक अकेले से काम बनेगा नहीं। दूसरा अपने को पता है कि निकोलो डी काउंटी आया था, तो ई ढूंढिए किस किस में है। ई इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, तो ये कट जाएगा अपना और ये कट जाएगा। तो बी, सी और ई, अब्दुल रजाक, निकोलो डी काउंटी और अफनासी निकितिन, ये तीन आए थे 15 सेंचुरी में। याद कर लीजिएगा इसको, इनफैक्ट आप लिख लीजिएगा, आपके काम आ जाएगा अगर इसमें से क्वेश्चन फिर पूछा जाता है। कुल मिला के 6 ट्रैवलर्स का जिक्र है जो विजयनगर आए थे 15 सेंचुरी में। इसमें से 3 आए थे। निकोलो डी काउंटी एक इटालियन था, ये ट्रेडर था। दूसरा अब्दुल रजाक, ये पर्शियन एम्बेसडर था। और तीसरा अफनासी निकितिन, ये रशियन मर्चेंट था। एंड दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो न्यूनिस ये पोर्टुगल के थे। तो यहां से अपने आप में भी जो है सवाल बनाए जा सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर में आने वाले इटालियन ट्रैवलर का नाम बताओ, तो ध्यान रखना पड़ेगा निकोलो डी काउंटी है। या फिर रशियन जो ट्रैवलर आया था, जो विजयनगर जो विजिट करके गया, उसका नाम बताओ, तो अफनासी निकितिन का नाम याद रखना पड़ेगा। या फिर पुर्तगाल के कौन कौन लोग आए थे, या इनमें से जो जो आपके ट्रैवलर आए थे उसमें पुर्तगाल का कौन कौन है, तो ध्यान रखना पड़ेगा, दुआर्ते बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नांडो न्यूनिस। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक इंटरेस्टिंग मगर एक टफ क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़ा हो, तगड़ी तैयारी करियो तभी बनेगा। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसी स्थिति में आप अपने आप को पाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ देना है। इसको करके नेगेटिव मार्किंग की तरफ में नहीं जाना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें फिर अपने को लिस्ट नंबर 1 को लिस्ट नंबर 2 के साथ में मैच करना है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लोड फील्ड, ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, वाटर रिजर्वायर, कालीबंगन, शोरतुगई, धूलवीरा, चोलिस्तान। तो ये क्वेश्चन फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा गया। एक तरफ अपने को बताया गया है कि अलग अलग आपको जो है फीचर्स बताए गए हैं जो अलग अलग सेंटर्स में हमको देखने को मिला है, और फिर ये बताना है कि कौन सा फीचर कौन सा सेंटर में देखने को मिला है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो, हल का या जो प्लो होता है उसका खिलौना प्रतिरूप जो है टेराकोटा मॉडल का या टेराकोटा का बना हुआ जो हल है खिलौने के रूप में, वो अपने को इनमें से किस जगह पे देखने को मिला है। तो इसका जवाब हो जाएगा ये चोलिस्तान में देखने को मिला है। ये टेराकोटा का जो मॉडल है ये चोलिस्तान में देखने को मिला है। छोटा सा खिलौने का जो है हल बना हुआ है। अब खिलौना अगर हल का अगर खिलौना आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब हड़प्पा वालों को पता था कि हल बनाया कैसे जा सकता है और उसका फिर क्या इस्तेमाल किया जाता है, तभी उन्होंने उसका खिलौना बनाया। ऐसे समझ सकते हैं कि अपन बच्चों को खेलने के लिए छोटी छोटी कार बना के देते हैं, इसका मतलब अपने को पता है ना कि बड़ी कार कैसे बनाई जाती है और उसका क्या काम होता है। उसी प्रयोजन का आपने एक छोटा सा मॉडल कार का बना के हॉट व्हील्स वगैरह बच्चों को पकड़ा दी खेलने के लिए। वही कहानी यहाँ पर है कि अगर हमको टेराकोटा का छोटा सा खिलौना का मॉडल मिला है प्लो का या फिर हल का, इसका मतलब हम जानते थे कि असली हल कैसे बनाए जाते हैं, ये हड़प्पा वाले। तो ऑप्शन ए का और ये मिला है चोलिस्तान में, तो ए का हो जाएगा 4th। दूसरा प्लोड फील्ड, यानी कि पूरा का पूरा जुता हुआ हल हमको कहां देखने को, पूरा का पूरा जुता हुआ जो फील्ड है वो कहां देखने को मिला है, इसका जवाब है कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में पूरा का पूरा एक जुता हुआ जो खेत है उसके अवशेष है, वो अपने को देखने को मिले। तीसरा ट्रेसेस ऑफ कैनल, जो नहर होती है उसके कुछ ट्रेसेस वगैरह देखने को मिले हैं, ये मिला है अफगानिस्तान में शोरतुगई में। तो सी का जवाब हो जाएगा 2। और आखिरी है वाटर रिजर्वायर। तो वाटर रिजर्वायर के बारे में तो स्पेसिफिकली पढ़ाया है कि अपने को ये देखने को मिला है धूलावीरा में। तो ए का 4th, बी का 1, डी का सी का 3 और सी का 2 और डी का 3। ये देख लेते हैं किसमें। ऑप्शन नंबर ए का 4 ढूंढिए, यानी कि या तो ये सही है या फिर ये सही है। दूसरा बी का 1 इसमें से किसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। ये स्टेटमेंट जो है सही है। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। चले, तो ये जो है इस तरीके से अपना ऑप्शन हो जाएगा। फिर वही बात, एनसीईआरटी जिसने पढ़ी होगी उसको इसका जवाब देते बनेगा। क्लियर कट इनके बारे में बात की गई है। जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है उसको जो है क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो इसका जो सही जवाब है वो अपना हो गया ऑप्शन नंबर ए। चले आगे बढ़ते हैं।
हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द विजयनगर अंपायर? आसान सवाल है, इसमें से किसने विजयनगर अंपायर की को जो है की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय, हरिहरन बुक्का, राज राया या राजेंद्र टू? आसान है, हरिहरन बुक्का ने जो है विजयनगर अंपायर की स्थापना करी थी और उसके बाद में फिर कई सारी सक्सेसिव डायनेस्टीज ने इनको आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया हुआ है शेल, लैपिस लजूली, कार्नेलियन, स्टीएटाइट, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है नाम शोरतुगाई, नागेश्वर, साउथ राजस्थान एंड लोथल। चले इसको भी करते हैं। लैपिस लजूली ये नीले कलर का एक पत्थर होता है और ये मिला है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जो आपका हड़प्पा का सेंटर है या हड़प्पन जो एक सिटी देखने को मिली है वो है शोरतुगाई। तो बी का ऑप्शन हो गया 1। बी का ऑप्शन हो गया 1। अब बी का ऑप्शन 1 किस किस में है वो ढूंढ लीजिए। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है, बाकी किसी में बी का ऑप्शन 1 नहीं है, इसका मतलब सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए शेल। शेल जो है इसके बारे में अपने को पता है कि नागेश्वर में जो है शेल कटिंग का बाकायदा एक स्पेशलाइज सेंटर बनाया गया था। तीसरा आता है आपका कार्नेलियन। कार्नेलियन जो है वो लोथल में मिला है। लोथल में जो है कार्नेलियन काफी मात्रा में पाया जाता था। और उसके बाद में आपको ऑप्शन नंबर डी स्टीएटाइट जो है ये काफी बड़ी मात्रा में साउथ राजस्थान में देखने के लिए मिल रहा है। खैर ये सारा आपको नहीं भी पता हो, यहाँ पे एक या दो ऑप्शंस भी पता हो तो उसकी मदद से भी अपने को जवाब मिल जाते हैं, अपने को समझ में आ गया। लैपिस लजुली जो है वो शोरतुगाई से मंगवाया जाता था, नीले कलर का बड़ा खूबसूरत पत्थर होता है, अफगानिस्तान से आता था, ये कम मात्रा में मिला है। इसकी मदद से आपको ये भी पता हो तो उसकी मदद से आप पूरा का पूरा जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको लिस्ट 1 के ऑप्शंस को लिस्ट 2 के सही ऑप्शंस के साथ में मैच करना है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 हिस्ट्री की तीसरी किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 उसके पहले चैप्टर से, जिसका नाम है कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड। तो देखते हैं सर। लिस्ट 1 में अपने को दिया है ऑप्शंस महल्स, पहाड़ियाज एंड संथल्स, 1793 एंड तालुक। लिस्ट 2 में बताया है टेरिटोरियल यूनिट, परमानेंट सेटलमेंट, राजमहल, हिल्स एंड एस्टेट्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अपने को इसमें फिर सही आंसर्स मैच करके जो ऑप्शन बनता है उसको अपने को चूज करना है। चलें, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई जरूरी नहीं है कि आपको सारे ऑप्शंस पता हो, मगर अगर आपको कुछ ऑप्शंस भी पता है तो भी हम लोग सही जवाब लगा सकते हैं। कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो अपन वो पकड़ लेते हैं जो अपने को पक्का पता है कि सही है ही। तो 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया था, ये अपने को पक्का पता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये 2 के साथ में जाकर जुड़ेगा। तो सी और 2 वाला कॉम्बिनेशन कहां कहां पर है वो देख लीजिए। इसमें सी का 3 है, इसमें सी का 1 है, इसमें सी का 2 है और इसमें सी का 4 है। तो सी का 2 जो है इसमें आ रहा है और अपने को पक्का पता है कि सी का जो है ऑप्शन नंबर 2 है। 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आया था। बाकी अगर नहीं भी पता हो तो भी अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से जो है अगर एक ऑप्शन भी अपने को पता है तो सीयूटी में हम लोग उस क्वेश्चन को जो है सही कर आ सकते हैं। बहरहाल ये तो अपना जवाब हो गया, बट फिर भी हम बाकी ऑप्शन भी मैच करते हैं। सी का 2 है 1793। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। तालुक शब्द से तालुकदार करके जो है वो पूरी की पूरी कैटेगरी बनी थी लोगों की, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो तालुक जो है बेसिकली एक टेरिटोरियल यूनिट होती है। सी का 2 डी का 1 देख लीजिए मैच कर रहा है। इसके बाद में पहाड़ियाज एंड संथल्स, ये राजमहल हिल्स में थे। पहाड़ियाज वहां पे पहले रहते थे और संथल्स को बाद में लाके बसाया गया था। तो बी का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा 3rd राजमहल हिल्स। एंड ऑप्शन नंबर ए महल्स। तो महल्स जो है बेसिकली वो एस्टेट को बोला जाता था। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 ये ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 2। एंड एक या दो ऑप्शंस भी अगर आपको पता है, सारे नहीं भी पता है तो भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Money lenders were called dikus. Zamindars hired the Santhals to reclaim land. Santhals were merchants. Land of the Santhals was demarcated as Damine Koh. Santhals charged heavy land revenues from dikus money lenders. अब अपने को इसमें से करेक्ट ऑप्शंस चूज करने हैं। देखते हैं। मनी लेंडर्स वर कॉल्ड दिकूज, ये बात सच है। मनी लेंडर्स को जो संथल्स थे वो उनको दिकूज बोला करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें दिख रहा है वो अपना सही हो सकता है। ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, ये और ये जो है गलत है। अच्छा, अब अगर इसके बाद लेट से आपको एक भी स्टेटमेंट नहीं बने तो फिर अपन लोग क्या करें? अब ये तो पता है कि इन दोनों में से कोई एक सही है, मगर कौन सा सही है ये नहीं कह सकते। तो ऐसी कंडीशन में आंख बंद कर आपको एक जो है ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। इसकी वजह यह है कि अगर इस तरीके के 5-7 सवाल या 10 सवाल बन गए जिसमें आपने 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए, मगर 2 में से कौन सा सही है वो आपको नहीं पता, तो भी क्योंकि यहाँ पे सही होने और गलत होने की प्रोबेबिलिटी 50% है। और प्रोबेबिलिटी की थ्योरी ये कहती है कि अगर इस तरीके के 10 सवाल हैं और आप जिसमें ऐसी 50-50 की स्थिति और आप लगाते हो, अगर आपके 5-5 भी सही हो जाते हैं, 5 सही हो जाते हैं, 5 गलत हो जाते हैं, तो भी जिस तरीके से
मार्किंग की स्कीम है सीईटी में, तो आप जो है नेट गेन में रहोगे, आप ओवरऑल जो है आपके नंबर प्लस में आएंगे, ना कि नेगेटिव में जाएंगे। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस जब भी देखें कि अपने को दो ऑप्शंस पक्का पता है कि इनमें से कोई एक नहीं है, मगर बचे हुए दो में से कौन सा सही है अपन कुछ कह नहीं सकते, तो फिर आंख बंद करके कम से कम आप एक को जो है उसमें पक्के, तो उसमें श्योरली जो आप टिक कर आइए, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा मत। खैर, तो मनी लेंडर्स को दीकू बोला जाता था, ये बात सच है, इससे अपन लोग यहां तक पहुंच गए। जमींदार हायर द संथल्स टू रिक्लेम लैंड, ये बात भी सच है कि जमींदारों ने संथल्स को हायर किया था कि ये जो राजमहल हिल्स के पहाड़ है, इसके ऊपर जो जंगल है, इसको काटो और इस जमीन को जंगल से मुक्त करा के इस पे कृषि योग्य भूमि जो है आप हमें बना कर दो। तो ये बात भी सच है, ये स्टेटमेंट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। संथल्स वेर मर्चेंट्स, संथल्स जो थे व्यापारी थे, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। संथल्स जो थे वो बेसिकली व्यापारी नहीं थे, वो एक से दूसरी जगह जो है मूव करते रहते थे, वो किसी एक जगह पे सेटल नहीं हुए थे, मगर वो एक से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, व्यापार नहीं करते थे। अगला, लैंड ऑफ संथल्स वाज कॉल्ड दामिनेको, तो ये बात सच है। तो क्या ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, तो इससे ये अपना सीधे सीधे कट जाता है, ये वाला जो है सही हो जाएगा। मगर ये बात भी सच है कि संथल्स को जो है कुछ जमीन दी गई थी जिसको दामिनेको बोला गया था। एंड संथल्स चार्ज हैवी लैंड रेवेन्यूज फ्रॉम दीकू मनी लेंडर्स, ये गलत है। संथल्स जो थे वो मनी लेंडर्स को दीकू बोलते थे, और ये मनी लेंडर्स संथल से जो है काफी ज्यादा हैवी रेवेन्यू चार्ज करते थे। यहाँ पे उसका उल्टा करके इन लोगों ने लिख दिया, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है और ऑप्शन नंबर डी सही है। ये तीन जो है ये स्टेटमेंट सही है, और इस हिसाब से अपना ऑप्शन नंबर बी जो है जिसमें ए बी और डी आ रहा है ये सही हो जाता है। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट जमींदार्स, अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जमींदारों के बारे में सही है। एक एक करके देखते हैं। मिल्कियत लैंड्स वर कल्टीवेटेड फॉर जनरल यूज ऑफ पीपल, मिल्कियत की जो जमीन थी उसका कल्टीवेशन लोगों के जनरल यूज के लिए होता था, ये स्टेटमेंट गलत है। मिल्कियत वो जमीन थी जो जमींदार की अपनी पर्सनल लैंड थी, और उसके ऊपर जो भी कल्टीवेशन होता था वो जमींदार अपनी पर्सनल यूज के लिए करता था या करवाता था, इसका जनरल पब्लिक के लिए कोई इस्तेमाल नहीं था। तो ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ऑप्शन ए गलत है, इसलिए ये कट गया, ये कट गया। अब बचे ये और ये, आगे देखते हैं। जमींदार कुड सेल बिक्वेथ और मॉर्टगेज द मिल्कियत लैंड, जमींदार जो थे अपनी मिल्कियत की जमीन को बेच भी सकते थे, किसी और की जमीन को खरीद भी सकते थे, और अपनी जमीन को मॉर्टगेज भी कर सकते थे, यानी कि आप पैसे वगैरह लेकर उसके बिहाफ पर जो है जमानत के तौर पर भी इसको जो है आप मॉर्टगेज कर सकते थे। तीसरा, जमींदार कलेक्टेड रेवेन्यू ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स, ये स्टेटमेंट गलत है। जमींदार जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे वो अपने बिहाफ पर नहीं करते थे, मुगल्स के टाइम पीरियड तक वो बादशाह के बिहाफ पर करते थे, और बाद में अंग्रेजों के बिहाफ पर उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया है, अपने लिए लैंड रेवेन्यू कभी कलेक्ट नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट कट गया अपना। बी डी एंड ई जो है दैट आर द करेक्ट आंसर्स, बाकी आपने को देखने की जरूरत भी नहीं है, और आप उसके बिना भी जो है सही पे पहुंच जाएंगे कि ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बहरहाल देख लेते हैं। मोस्ट जमींदार्स हैड फोर्ट्रेसेस एज वेल एज आर्म्ड कंटिंजेंट, ये बात भी सच है। एंड कंट्रोल ओवर मिलिट्री रिसोर्सेज वाज अनदर सोर्स ऑफ पावर फॉर जमींदार, ये बात भी सच है। बहरहाल अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी पता हो तो भी पहले दो तीन स्टेटमेंट्स की मदद से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसान है। कौरवास एंड पांडवास बिलोंग टू विच रूलिंग फैमिलीज, कौरव और पांडव जो थे वो किस रूलिंग फैमिली को बिलोंग करते थे, अब ये हमको बताना है। कुरु, पांचाल, मगध और वत्स। अब यहाँ पर अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, महाभारत भी अगर देखिए टीवी पर तो भी पता है कि ये कुरु वंश की दो लिनियज थी, बार बार उसमें जिक्र आता है कुरु वंश कुरु वंश। तो कुरु जो था वो वंश था, उसमें फिर पांडु और धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो वो पांडव और कौरव कहलाए थे। पांडु के बच्चे पांडव कहलाए थे, और धृतराष्ट्र के जो बच्चे थे उनको कौरव के नाम से जाना गया। इन्हीं के बीच में आपस में फिर प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, और उसके चलते फिर पूरी महाभारत जो है वो हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1। अगला, Which report reported zamindars and riots petition and as appendices for consideration of the British Parliament? जमींदारों ने और किसानों ने जो अपनी पेटिशंस लगाई थी उनको अपेंडाइसिस के तौर पर किस रिपोर्ट में शामिल किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंसिडरेशन के लिए। ऑप्शंस हैं फर्स्ट रिपोर्ट, सेवंथ रिपोर्ट, सिक्स्थ रिपोर्ट और फिफ्थ रिपोर्ट। जवाब हो जाएगा फिफ्थ रिपोर्ट। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूं कि डेक्कन में राइट्स होने के बाद में फिफ्थ रिपोर्ट कंपाइल की गई थी, और उसमें फिर अंग्रेज यहाँ पे किस तरीके से जो है अपना पूरा रूल चला रहे थे, और उसके चलते किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में मिसमैनेजमेंट हो रहा था, इन सारी बातों को जो है समझकर इन सारी बातों के बेसिस पर एक रिपोर्ट कंपाइल की गई थी, जिसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया था, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया में रूल कर रहे हैं, एक तरीके से रूल ही कर रहे हैं, इनके ऊपर कुछ नकेल कसी जाए और लोगों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है इसको कम करवाया जाए। अब ये जो रिपोर्ट थी इसका नाम था फिफ्थ रिपोर्ट, और इसमें ये सारी पिटीशंस जो जमींदारों ने और किसानों ने लगाई थी, उनके साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उनकी जो शिकायतें थी, उन सबको जो है अपेंडाइसेस में शामिल किया गया था। यानी कि रेफरेंस के लिए उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि इसमें देखिए ये बात है, इसमें देखिए ये बात है, और इन सब चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए, इस तरीके की अपील करते हुए इस रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया था। रिपोर्ट का नाम क्या है? फिफ्थ रिपोर्ट। ध्यान रखना है इस बात को। 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला,
द रेबल लीडर्स इशूड प्रोक्लेमेशंस एंड फ्यू डैश टू प्रोपेगेट देयर आइडियाज ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति में जो रेबल लीडर्स थे उन्होंने कुछ प्रोक्लेमेशंस किए थे, यानी कि घोषणाएं करी थी, और कुछ डैश जो थे वो इशू किए थे ताकि वो अपने आइडियाज को लोगों तक पहुंचा सकें। ये डैश क्या है? ऑप्शंस हैं कार्ट्रिजेस, इश्तेहार, सिपाही, तालुकदार। तो इसका जवाब हो जाएगा कुछ इश्तेहार जो थे वो इशू किए थे, जिनको पढ़कर सुनकर लोग जो हैं वो रेबल्स का साथ दें, अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट में उनकी मदद करें। ये आसान था, इसमें कुछ खास बताने के लिए था नहीं, मगर याद रखना है रेबल लीडर्स ने कुछ प्रोक्लेमेशंस और कुछ इश्तेहार जो थे वो इशू किए थे ताकि लोगों को अपने साथ में जोड़ा जा सके। चले नेक्स्ट देखते हैं। In 1857, the life has gone out of the body was said in reference to which state? किस स्टेट के रेफरेंस में 1857 में कहा गया था कि आत्मा या जो प्राण है वो शरीर से जा चुके हैं? ऑप्शंस हैं झांसी, अवध, कानपुर, दिल्ली। तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अवध। अवध के बारे में बता देता हूं। 1856-57 के बीच में अवध जो है वो आखिरी रियासत थी जिसको अंग्रेजों ने हड़पा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश जो टेरिटरी थी उसका हिस्सा इसको बनाया था। उस वक्त इसके रूलर हुआ करते थे नवाब वाजिद अली शाह। तो इनको कलकत्ता एग्जाइल कर दिया गया, कलकत्ता भेजा गया। तो जब वो कलकत्ता जा रहे थे तब लखनऊ में काफी रोना पीटना मचाया गया और उसके बाद में काफी हो हल्ला हुआ था। फाइनली उसके बाद में उनके दरबार में कोई दरबारी कवि रहे होंगे तो उन्होंने लिखा था कि वाजिद अली शाह के जाने के बाद में लखनऊ की गलियां या फिर अवध ऐसा हो गया है जैसे एक मुर्दा शरीर हो और इसमें से जान जो है वो निकल गई हो। तो ये रेफरेंस जो है उनके लिए कहा गया था। तो 1857 में द लाइफ हैज गॉन आउट ऑफ द बॉडी वाज सेड इन रेफरेंस टू व्हिच स्टेट? जवाब हो जाएगा अवध के लिए जो है ये बात कही गई थी। चलें आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और की, क्योंकि अवध जो है वो आखिरी रियासत थी 1857 में के रिवोल्ट होने के पहले, इसलिए जो गुस्सा था सबसे ज्यादा एनेक्सेशन का वो यहां पर था और सबसे लंबे वक्त तक जो रिवोल्ट है वो यहीं पर कैरी आउट की गई है। सबसे लंबे वक्त तक अवध जो है वहीं पर रिवोल्ट की एक्टिविटीज हमको देखने के लिए मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अवध। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अब ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला, बेल ऑफ आर्म्स वाज अ स्टोर रूम इन विच वेपन्स वर केप्ट। बेल ऑफ आर्म्स जो है वो एक स्टोर रूम था जिसमें वेपन्स को रखा जाता था। ये स्टेटमेंट सच है। अपन लोगों ने पढ़ा था कि रेबल्स ने सबसे पहले शस्त्रागार को लूटा था या फिर बेल ऑफ आर्म्स को लूटा था ताकि उनके पास में अंग्रेजों के वेपन्स आ जाएं, जिसकी मदद से फिर अंग्रेज जब फाइनली इनके ऊपर हमला करेंगे तो उसका मुकाबला किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब हमको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है और ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर ए सही है। इसका मतलब या तो ये वाला सही हो सकता है या फिर ये वाला सही हो सकता है। ये और ये अपने आप कट गया। आगे, द आर्मी ऑफ अवध सपोर्टेड द ब्रिटिश। अवध की आर्मी ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट बी इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, सी और ई जो है वो सही है। अब इसके आगे के स्टेटमेंट अगर आपको ना भी पता हो तो भी अपना काम बन जाएगा, अपन जो है सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। चलें, खैर ऑप्शन नंबर सी, फिरंगी इज अ टर्म ऑफ पर्शियन ओरिजिन अप्लाइड टू द ब्रिटिश बाय द रेबल्स। ये बात सच है कि जो फिरंगी शब्द है ये फ्रैंक शब्द का पर्शियन में जो है आप कह सकते हैं एंग्लिसाइज वर्जन, जो आपका जो फ्रांस शब्द है, फ्रैंक शब्द जो है FRANK, फ्रैंक शब्द ट्रांसलेट होते होते पर्शियन में फिरंगी बन गया। और अपने देश में रेबल्स जो थे फिरंगी शब्द को अंग्रेजों के लिए या ब्रिटिश के लिए एक डेरोगेटरी टर्म्स के तौर पे यूज किया करते थे। फिर अवध, द 7th अवध रेगुलर कैवलरी एक्सेप्टेड द न्यू कार्ट्रिजेस इन अर्ली में, ये स्टेटमेंट भी गलत है, इन्होंने इन कार्ट्रिजेस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। एंड लास्ट, लोकल लीडर्स एमर्ज्ड अर्जिंग पीजेंट्स, जमींदार्स एंड ट्राइबल्स टू रिवोल्ट। ये बात सच है कि जैसे जैसे रिवोल्ट आगे बढ़ी तो लोकल लीडर्स जो है वो इमर्ज होकर आए थे और उन्होंने फिर बाकी सारे लोगों को अपने साथ में मिलाया, ये बोलते हुए कि भाई आपको जो है रिवोल्ट में हिस्सा लेना चाहिए। खैर अगर ये स्टेटमेंट ना भी बताऊं तो भी अपन सही जवाब तक तो पहुंच ही गए। ए, सी और ई जो है दे आर द राइट आंसर्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन 3 अपना करेक्ट स्टेटमेंट्स का जो है कॉम्बिनेशन या संकलन हो जाता है। नेक्स्ट, फिर अपने को 2 लिस्ट दी गई हैं, एक में रेबल लीडर्स के नाम लिखे हुए हैं और दूसरे में वो जगह लिखी हुई है जहां से उन्होंने लीड किया था। अब अपने को बताना है कि कौन से रेबल लीडर ने कहां से लीड किया था। नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बिरजेश कद्र, अवध, आरा, कानपुर, झांसी। सबसे ऑब्वियस जो है उसी के साथ में शुरू करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी। तो बी का 4th। अब बी का 4th कौन से ऑप्शन में वो देख लेते हैं। बी का 2 यानी कि ये नहीं हो सकता, बी का 2 ये नहीं हो सकता, बी का 4th ये है और बी का 1 ये भी नहीं हो सकता। तो सीधे सीधे अपन लोग एक ही ऑप्शन की मदद से पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द राइट आंसर। बहरहाल बाकी स्टेटमेंट्स, बाकी जो लीडर्स हैं उनको भी हम लोग मैच करेंगे। नाना साहेब ये कानपुर से लीड कर रहे थे तो ए का हो जाएगा 3। अब देख लीजिए, ए का 3, बी का 4। कुंवर सिंह आगरा से लीड कर, कुंवर सिंह जो थे वो बिहार से लीड कर रहे थे, बिहार का एक ही शहर है आरा, तो सी का हो जाएगा 2। और बिरजिस कादिर ये वाजिद अली शाह का लड़का था, ये वाजिद अली शाह यानी कि आपका अवध, और अवध यानी लखनऊ या फिर अवध यानी कि डी का 1। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन नंबर 3 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। चलें 29 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं।
Who was the leader of संथल रिवोल्ट ऑफ 1855-56? 1855 से 56 के बीच में जो संथल रिवोल्ट हुआ था उसका लीडर कौन था? बिरसा मुंडा, गुनू, सिद्धू मांझी, शाहमल। तो इसका जवाब जो है वो सिद्धू मांझी है। अपनी एनसीईआरटी में इनकी फोटोग्राफ भी बताई गई है, एक स्केच बना हुआ है और इनका वहां पे बकायदा नाम भी मेंशन है कि इन्होंने जो है ये पूरे के पूरे संथल रिवोल्ट को लीड किया था। तो सिद्धू मांझी जो है दैट इज द राइट आंसर, और इस रिवोल्ट को लीड करने के लिए फिर इनको जो है अंग्रेजों के द्वारा मौत की सजा दी गई थी। दैट इज द राइट आंसर। अगला देखना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who fought in the famous Battle of Chinhat, in which the British forces under Henry Lawrence were defeated? तो इनमें से किसने वो चिन्हाट की फेमस बैटल लड़ी थी 1857 की क्रांति में, जिसमें हेनरी लॉरेंस की लीडरशिप में ब्रिटिश फोर्सेस को हराया गया था रेबल्स के द्वारा? ऑप्शंस हैं शाहमल, मौलवी अहमदुल्ला शाह, बिरजिस कद्र एंड चौथा है कुंवर सिंह। तो इसका जवाब है मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता है। ये इन्होंने 1857 की रिवोल्ट के वक्त में बड़ा एक्सेम्पलरी रोल जो है वो अदा किया था एंड अंग्रेजों के खिलाफ ये जो चिन्हाट के नाम से ये बैटल ऑफ चिन्हाट हुई थी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड इसमें अंग्रेजों को जो है डिफीट मिली थी। ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ चिन्हाट कब हुई थी? 1857 में हुई है। 1857 की रिवोल्ट के बाद में बैटल ऑफ चिन्हाट लड़ी गई थी। हेनरी लॉरेंस की लीडरशिप में ब्रिटिश फोर्सेस को हराया गया था और उस बैटल में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फाइट किया था। इन्होंने एक अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। चले, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who was the commissioner of Lucknow when rebels besieged it during the revolt of 1857? 1857 की क्रांति में जब लखनऊ के चारों तरफ रिबेल्स ने घेराबंदी डाल के फाइनली लखनऊ के ऊपर जब कब्जा किया था, उस वक्त लखनऊ शहर का कमिश्नर कौन था? कॉलिन कैंपबेल, हेनरी लॉरेंस, जेम्स आउटरम या फिर हेनरी हैवलॉक? तो इसका जवाब है हेनरी लॉरेंस जो है वो तब ये जो आपका लखनऊ है इसके कमिश्नर थे एंड जब ये चिन्हाट की बैटल हार गए और जब चारों तरफ से रेबल्स ने इनको घेर लिया था लखनऊ शहर को, तब ये अपने जितनी भी क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी उसको लेकर एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं एक हवेली या फिर एक हवेली नुमा एक जो था एक जगह थी कैंटनमेंट सॉर्ट ऑफ, वहां पर जाके इन्होंने जो है पनाह ली थी और वहां से फिर रेबल्स का इन्होंने सामना किया था जब तक फिर ब्रिटिश रीइंफोर्समेंट्स नहीं आ गई और उन्होंने आकर फिर जो है इनको रिलीव नहीं किया था। तब तक फिर ये लोग जो है छुपे रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही जवाब है वो है हेनरी लॉरेंस। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में लखनऊ के कमिश्नर थे जब रेबल्स ने लखनऊ शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। अगला, द सनसेट लॉ वॉज एसोसिएटेड विथ। सनसेट लॉ जो है वो इनमें से किसके साथ में एसोसिएटेड है? जमींदारी सिस्टम / परमानेंट सेटलमेंट, ब्रिटिश नेवी, इंपीरियल कोड, फ्रीडम मूवमेंट? तो इसका जवाब है ये जो सनसेट लॉ है ये जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट के साथ में रिलेटेड। सनसेट लॉ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है जैसे आपने एक सर्टेन कर्जा लिया है या फिर आपको एक सर्टेन इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो उसके लिए एक दिन निर्धारित कर दिया जाता था कि इस पर्टिकुलर दिन में सूरज डूबने तक आपको पैसा लेकर आना है। अगर सूरज डूबने तक आप इस दिन तक पैसा नहीं पे कर पाए, आप नहीं ला पाए, तो फिर आपकी जो भी उसके बाद में कार्यवाही है वो की जाएगी। जनरली ये होता था, जमींदारों को ड्यूरेशन दिया जाता था कि फलानी तारीख का सूरज डूबने के पहले पहले आपको जो है पैसा लेकर आना है, नहीं तो फिर आपका एक इतना जो हिस्सा है या आपकी जो प्रॉपर्टी का या फिर हवेली का, कोठी का, उसको जो है कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेगी और उसकी फिर बाद में कुर्की या फिर नीलामी करवाई जाएगी। तो ये जो है सनसेट लॉ हुआ करता था और इसका जमींदारी या फिर परमानेंट सेटलमेंट के साथ में लेना देना था। हालांकि पुराना कानून था मगर सनसेट लॉ को जमींदारी या परमानेंट सिस्टम में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। During his salt march, Gandhiji began walking towards the ocean from his ashram located at। सॉल्ट मार्च के वक्त में गांधी जी ने समुद्र की तरफ में या जो दांडी की तरफ में यात्रा शुरू करी थी वो अपने किस आश्रम से करी थी या जो जिस आश्रम से करी थी वो कहां पर लोकेटेड है, हमको ये बताना है। ऑप्शंस हैं अहमदाबाद, साबरमती, वर्धा एंड कोचराब। तो ये तो आसान है, साबरमती के आश्रम से इन्होंने अपना दांडी मार्च शुरू किया था एंड लगभग 3 हफ्ते की यात्रा करके फिर ये दांडी पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के बाद में फिर इन्होंने नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला देखना। महात्मा गांधी's salt march was notable as the first nationalist activity focused on women, Lord Irwin, सुभाष चंद्र बोस, 15 मार्च 1930। ये कैसा ऑप्शन है? तो महात्मा गांधी का जो सॉल्ट मार्च था ये पहली नोटेबल नेशनलिस्ट एक्टिविटी है जो इनमें से किसके ऊपर फोकस थी ये हमको बताना है। पहला है महिलाएं, दूसरा लॉर्ड इरविन, तीसरा सुभाष चंद्र बोस एंड चौथा ऑप्शन देख के मुझे लग रहा है कि एग्जामिनर ने कहीं से कॉपी पेस्ट मारा है इस क्वेश्चन को। 15 मार्च 1930 कैसा ऑप्शन हो गया? खैर, इसका जवाब यह है कि वुमेन ये पहला ऐसा नेशनलिस्ट मूवमेंट था जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर निकल कर आई थी और उन्होंने काफी बड़े लेवल पर इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था। काफी बड़े लेवल पर जो है इसमें हिस्सेदारी महिलाओं के द्वारा दिखाई गई थी। 35 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला, पूर्ण स्वराज इज द गोल ऑफ नेशनलिज्म इज इन इंडिया वाज एम्ड टू अचीव।
पूर्ण स्वराज जो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का गोल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिसाइड किया था कि भाई हमारे लिए नेशनलिज्म जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो है पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज की मदद से हम लोग बेसिकली क्या अचीव करना चाहते थे, या दूसरे शब्दों में पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है हमको बताना है। ऑप्शंस हैं पार्शियल फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इंडियन आइडेंटिटी, पार्टीशन। तो इसका जवाब हो जाएगा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पहले स्वराज की मांग उठाई गई थी जिसमें यह बोला गया था कि कुछ ऑटोनॉमी हमको दी जाए, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल है, मगर फिर भी जो लोकल गवर्नेंस है वो वहां के नेटिव्स के हाथ में है। उसी तरीके की कोई व्यवस्था जो है डोमिनियन स्टेटस वगैरह वो हमको दिया जाए, पहले स्वराज की मांग की गई थी। बाद में फिर पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी, और पूर्ण स्वराज का मतलब फिर बताया गया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों के साथ किसी तरीके की कोई रिश्तेदारी हमको रखनी ही नहीं है। तो पूर्ण स्वराज का गोल जब नेशनलिज्म का जब गोल पूर्ण स्वराज को बनाया गया तो उसका मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस था। अगला देखते हैं 37th। Which of the following statements of गांधी जी made at the opening of बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आर ट्रू? अब अपने को यह बताना है कि इनमें से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में जो 1916 में हुई थी, गांधी जी ने जो स्टेटमेंट्स दिए थे, यहाँ पे उसमें से कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे, या फिर इन स्टेटमेंट्स में से वहां पे कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए थे, कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें से सही, अपने को यह बताना है। पढ़ते हैं एक एक करके। गांधी जी चार्ज द इंडियन इलीट विद अ लैक ऑफ कंसर्न फॉर द लिविंग पुअर। तो वहां पे खड़े होकर गांधी जी ने आपके जो इलीट थे, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग में आए थे, उनको यह बोला था कि आप लोगों को इस देश के जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि लेबर और जो पुअर थे उनकी इलीट्स को कोई परवाह नहीं है। ये बात उन्होंने खड़े होकर वहां पे इलीट्स के मुंह पर बोली थी, ये बात तो सच है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अपने को करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, यानी कि या तो ये सही हो सकता है या फिर ये सही हो सकता है। इसमें ऑप्शन ए नहीं है, इसमें ऑप्शन ए नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट, दोनों ऑप्शन अपने कट गए। अगला, गांधी जी was not worried about the contrast between the richly bedecked noblemen and millions of poor Indians। तो इसमें बताया गया है कि जो कुछ थोड़े बहुत आपके बहुत अमीर लोग थे और जो मिलियंस की संख्या में जो पुअर इंडियंस थे, इनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट था, गांधी जी उससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ये स्टेटमेंट गलत है। गांधी जी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे, तभी उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था। तीसरा, गांधी जी said our salvation can only come through lawyers, doctors and rich landlords। ये स्टेटमेंट भी गलत है। गांधी जी ने बोला था कि अपना जो सैल्वेशन है, अपनी जो आजादी है, वो किसानों से और मजदूरों से आएगी। जो आपकी एक्चुअल पॉपुलेशन है, जो मिलियंस ऑफ किसान और मजदूर जो है, उनके थ्रू अपना सैल्वेशन आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। गांधी जी emphasized that farmers are going to secure the salvation of India। ये स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी अपने को इसमें देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को नहीं मिल रहा, तो ये वाला स्टेटमेंट भी कट गया। दिस इज द राइट आंसर। गांधी जी टोल्ड द प्रिविलेज्ड इनवाइटीज स्ट्रिप योरसेल्फ ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्रीमैन। ये बात भी सही है। ये स्टेटमेंट भी गांधी जी ने दिया था। जितने भी अमीर लोग थे बीएचयू की ओपनिंग में, उनसे बोला था कि आपका जो भी सोने जेवरात है वो सब निकाल दीजिए और उसको अपने गरीब जो मजदूर भाई बहन है, गरीब किसान भाई बहन है, उनके साथ में शेयर करिए, उनके ट्रस्ट पर छोड़ दीजिए, वो उसका सही उपयोग करेंगे। आपकी तिजोरी में पड़े पड़े उन पर्टिकुलर आपकी जो ज्वेलरीज हैं, जो आपका पैसा है, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई सेंस नहीं बनता। ये सारी बातें बीएचयू में कही गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई ये सही है, और इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाता है। तो 37 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला, इसमें फिर हमको जो है लिस्ट नंबर 1 को लिस्ट नंबर 2 के साथ में मैच करना है। लिस्ट नंबर 1 खिलाफत मूवमेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर, कमाल अतातुर्क एंड लुइस फिशर। लिस्ट 2 महात्मा गांधी बायोग्राफर, तुर्किश रूलर, 1919 टू 1920। सबसे पहले सबसे ऑब्वियस के साथ में शुरू करते हैं। कमाल अतातुर्क जो है वो तुर्किश रूलर था, तो सी का हो जाएगा 2। सी का 2 अपन लोग ढूंढ लेते हैं। सी का 3 ये नहीं हो सकता, सी का 2 ये हो सकता है, सी का 4 ये नहीं हो सकता, और सी का 2 ये हो सकता है। तो या तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 सही हो सकता है। और देखते हैं उसके बाद में खिलाफत जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जो है ये हुआ था 1919 में। तो सी का 2 1919 में, यानी कि बी का 3 होना चाहिए। बी का 3 और सी का 2 देख लीजिए। बी का 3 इसमें दिख रहा है और बी का 2 इसमें दिख रहा है। बी का 3 इसमें दिख रहा है और बी का 4 इसमें दिख रहा है, मतलब ये भी गलत है। ये वाला स्टेटमेंट जो है सही है। लास्ट वाला जो है कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ये वाला सही है। करके बता देता हूं आपको। खिलाफत मूवमेंट ये हुआ था 1919 से 1920 के बीच में, तो ये वाला हो गया आपका ए का 4। जलियांवाला बाग मैसेकर ये हुआ था 1919 में, तो ये हो गया 3। कमाल अतातुर्क जो है वो तुर्किश रूलर थे, तो सी का 2 हो गया। और लुइस फिशर जो थे ये महात्मा गांधी के बायोग्राफर थे, तो डी का 1 हो गया। हालांकि ये सारे नहीं भी पता हो, एक दो की मदद से अपना काम चल जाएगा। कमाल अतातुर्क और ये जलियांवाला बाग मैसेकर या खिलाफत मूवमेंट में से एक भी पता हो तो उसकी मदद से आप अल्टीमेटली सही ऑप्शन पर पहुंच जाओगे, जो है ऑप्शन नंबर 4। चलें नेक्स्ट वाला देखते हैं 39। Who was the judge who presided over Gandhiji's trial after the withdrawal of non-cooperation movement? non-cooperation movement खत्म होने के बाद में गांधी जी के ऊपर जो मुकदमा चला था, जिसमें उनको 6 साल की सजा हुई थी, उस मुकदमे को प्रेसाइड करने वाले जज का नाम क्या है वो अपने को बताना है।
जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड, जस्टिन विलियम हॉजेस, जस्टिन जोसेफ नोएल एंड जस्टिन थॉमस बार्कर। तो इसका जवाब है जस्टिन सी एन ब्रूमफील्ड जो है ये वो जज थे जिन्होंने प्रिसाइड किया था उस मुकदमे को जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद में या विड्रॉ करने के बाद में गांधी जी के ऊपर चलाया गया था, जिसमें 6 साल की इनको सजा हुई थी। ये मुकदमे में सजा देते हुए उस जज ने कहा था कि कानून के तहत में हालांकि मुझे आपको सजा देना पड़ रही है, मगर अगर आगे चलकर सरकार आपकी सजा को माफ कर देती है और आपको रिलीज करती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। इस तरीके से बोलते हुए उनको सजा दी गई थी। तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला, When were separate electorates first created by the British colonial government? ब्रिटिश colonial government ने separate electorate सबसे पहले कब क्रिएट किए थे? 1919, 1923, 1909 या 1907? तो इसका जवाब है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे। लिख देता हूं जिनको नहीं पता उनके लिए। 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1909 में जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। और इसमें पहली बार सेपरेट इलेक्टरेट्स का जिक्र किया गया था। मुस्लिम्स को सबसे पहले ये सेपरेट इलेक्टरेट दिए गए थे, बाद में फिर इसमें वुमेन्स को भी शामिल किया गया था, फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स को भी फिर ये सेपरेट इलेक्टरेट देने की कोशिश आने वाले सालों में हुई थी, मगर फिर गांधी जी ने उसके खिलाफ स्ट्राइक कर दी थी। तो फिर उनको सेपरेट इलेक्टरेट ना देकर, स्ट्राइक तो खैर गलत वर्ड है, भूख हड़ताल कर दी थी, तो फिर उनको सेपरेट इलेक्टरेट ना देकर जनरल इलेक्टरेट दिया गया था रिजर्वेशन वगैरह के साथ में। पूना पैक्ट हुआ था पूरा, वो सारी चीजें अपन लोगों ने पढ़ रखी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टरेट 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत में क्रिएट किए थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें अपने को एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज को पढ़कर, इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसके बेसिस पे फिर अपने को क्वेश्चंस का जवाब देना है। देखते हैं सर। अब इस क्वेश्चन में हमको एक पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ के बेसिस पे फिर 5 क्वेश्चंस हैं या 5 एमसीक्यूज हैं, वो हमको सॉल्व करना है। देखते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस दैट फॉलो। Mughal chronicles, especially the Akbarnama, written by Abul Fazl, have bequeathed a vision of empire in which agency rests almost solely with the emperor, while the rest of kingdom has been portrayed as following his orders. मतलब जो मुगल क्रॉनिकल्स हैं, मुगलों के टाइम पीरियड के जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको मिलते हैं, खास तौर पे अगर हम लोग अकबरनामा की बात करें जिसको अबुल फजल ने लिखा था, तो उससे हमको अंपायर का विजन जो है वो समझ में आता है कि किस विजन के साथ में अंपायर को चलाया जा रहा था। इसमें यह बताया गया है कि जो एजेंसी है, वो जो सोल पावर है जिसकी मदद से अंपायर चलाया जा रहा है, वो पूरा का पूरा एजेंसी जो है वो एम्परर के पास में है, और बाकी सारी जो किंगडम है उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि वो सारे के सारे राजा के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है। तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि मुगल्स के टाइम पीरियड पे जो सबसे पावरफुल या सोल अथॉरिटी थी, या फिर इस तरह से कह सकते हैं जो पूरे अंपायर का जो पाइवट था, या पूरे अंपायर को अगर हम लोग एक शरीर मान लें तो उसकी जो आत्मा थी वो आपका एम्परर था। Yet, if we look more closely at rich information, these histories provide information about the apparatus of Mughal state, from which we may be able to understand the way in which the imperial organization was dependent on several different institutions to be able to function effectively. तो खैर ये तो इन लोगों ने बोल दिया थ्योरी में कि भाई एम्परर जो है वही सारा एम्पायर चला रहा था, और वो जो था बेसिकली पूरे एम्पायर की आत्मा थी, और उसके ऑर्डर्स को बाकी सबको फॉलो करना होता था। ये आपका अबुल फजल ने जो अकबरनामा लिखी है उससे अपने को पता चलता है। हालांकि अगर अपन लोग बहुत क्लोजली बाकी जो डॉक्यूमेंट्स या बाकी जो इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ते हैं तो उससे ये पता चलता है कि अंपायर चलाने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशंस एक साथ काम करते थे, और ये सारे इंस्टीट्यूशंस जब साथ में जो है एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में काम किया करते थे, तो तभी जो है इफेक्टिवली इंस्टीट्यूशन जो है ऑपरेट कर पाता था। वन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ मुगल स्टेट वाज नोबिलिटी, और एक जो इंपॉर्टेंट पिलर था पूरे मुगल स्टेट को चलाने का, या फिर यूं बोलूं कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर आती थी वो थी नोबिलिटी, नोबल्स। और इन नोबल्स के को जो है बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी दी गई थी, और ये लोग जो है बेसिकली ऑन बिहाफ ऑफ द एम्परर पूरा का पूरा ये इंस्टीट्यूशन रन किया करते थे। तो ये तो अपना पैराग्राफ हो गया। अब एक एक करके इसके ऊपर लोग क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं। Mughal chronicles viewed the emperor as supreme sovereign because nobility wanted him to be one. Vision of empire viewed the emperor as the sole ruler. Chronicles were a rich source of history. Imperial administration was weak. तो मुगल क्रॉनिकल्स में एम्परर जो है इसको सुप्रीम सोवरेन इसलिए माना गया है क्योंकि जो एम्पायर का विजन था वो ये मानता था कि जो एम्परर है वो सोल रूलर है, पूरी की पूरी जो पावर है वो उसमें समाहित है, और उसके वही जो है पूरा का पूरा जो है एम्पायर चला रहा है, और सबको जो है फिर उसी के ऑर्डर्स आपको लेने हैं। तो ये जो था मुगल फिलॉसफी थी जिसके बेसिस पे अपना अंपायर रूल करते थे, और उसी बात को जो है यहां पर बताया गया है इनके क्रॉनिकल्स में। तो ये जो अपना क्वेश्चन है इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि इसको सुप्रीम सोवरेन माना जाता था क्योंकि अंपायर का जो विजन था वो एम्परर को सोल रूलर के तौर पर देखता। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला, Which section of the Mughal court was viewed as very significant? इनमें से कौन सा जो सेगमेंट है मुगल कोर्ट का उसको काफी सिग्निफिकेंट माना गया? इंपीरियल विजन, अंपायर, नोबिलिटी, मुगल क्रॉनिकल्स।
जवाब है नोबिलिटी। लास्ट लाइन में भी हम लोगों ने पढ़ा कि नोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी। वो कई सारे जो आपके अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे जिनके इफेक्टिव फंक्शनिंग से आपका पूरा का पूरा अंपायर एफिशिएंटली वर्क करता था या फंक्शन करता था, उन सबको चलाने की जिम्मेदारी नोबिलिटी के ऊपर थी। तो नोबिलिटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आप कह सकते हैं कि एक हिस्से के तौर पर मुगल अंपायर में देखा जाता था। अगला, विच क्रॉनिकल सेज दैट द एंटायर किंगडम हैज टू फॉलो किंग्स ऑर्डर। अब इसमें से कौन सा क्रॉनिकल ये कहता है कि पूरी की पूरी किंगडम को किंग के ऑर्डर फॉलो करना पड़ेंगे? उर्दू अखबार, बादशाहनामा, अकबरनामा, किताबनामा। तो इसमें बताने की भी जरूरत नहीं है, पहली लाइन में हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा, अकबरनामा में ये बात लिखी गई है। अगला, द मुगल इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus was effectively dependent on। जो मुगल्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव apparatus था, इंपीरियल apparatus जो था, अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट्स या फिर पूरे के पूरे अंपायर के अलग अलग जो मशीनरी के हिस्से थे एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको एफिशिएंटली चलाने के लिए पूरा अंपायर किन पर डिपेंडेंट था? ट्रैवलर्स, नोबल्स, मासेस या मीर बख्शी। तो फिर इसका जवाब भी क्या हो जाएगा? नोबल्स के ऊपर जो है वो डिपेंड किया करते थे। 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला, हु इज द ऑथर ऑफ अकबरनामा? चंद्रभान ब्राह्मण, मोहम्मद काजिम, लाहौरी, अबुल फजल। इसमें भी बताने लायक कुछ नहीं है, अबुल फजल इज द राइटर ऑफ अकबरनामा। आसान सवाल थे, पैराग्राफ पढ़ के इन 5 सवालों के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। तो इनफैक्ट मैं आपको सलाह भी दूंगा कि सबसे पहले अगर हो सके तो आप पैराग्राफ सॉल्व करिए, सीधे सीधे क्वेश्चन है, 2 मिनट 3 मिनट में पैराग्राफ पढ़ के 5 सवाल खटाखट सॉल्व हो जाएंगे। और 5 सवाल जब सीधे सीधे आप सही करोगे तो अपने आप जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। तो एक पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ की तरफ में बढ़ते हैं। वही बात की, ये 2 पैराग्राफ करके 10 सवाल आपने सीधे सीधे सही कर दिए, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। और फिर एक अलग माइंडसेट के साथ में बचे हुए 40 क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने इसके पहले सॉल्व किया उसको अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा जो है बेटर रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट तरीके से जो है आप अपने पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। चले नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। चले नेक्स्ट पैसेज पढ़ते हैं। The Constituent Assembly deliberated upon the Indian Constitution, which came into effect on 26 जनवरी 1950। तो भारत का जो संविधान है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसको बनाया किसने था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पूरे के पूरे संविधान को जो है बनाकर तैयार किया था। इट हैज द ड्यूबियस डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो संविधान है अपना, दुनिया का लॉन्गेस्ट या फिर दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, but its length and complexity are perhaps understandable when one considers the country's size and diversity। अब सवाल ये उठेगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश तो है नहीं टेरिटरी के हिसाब से, और भारत से बड़े बड़े जो हैं टेरिटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देश हैं, और ना ही भारत ऐसा देश है पहला जिसके पास अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा हो। इसके पहले भी भारत से बड़े बड़े एरिया के देशों के जो है कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो फिर क्या वजह है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? इसकी वजह यह है कि भारत जो है वो एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। एक तो पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंटल साइज है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप देखोगे तो अपने आप में जो है यूरोप में इतनी डाइवर्सिटी नहीं होगी जितनी इंडिया में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और इतना बड़ा देश है, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ में, तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज और इतनी डाइवर्सिटी को जो है पूरी तरह से समाहित करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल बनाना, उसमें हर एक जो है व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए प्रोविजन शामिल करना जरूरी थे। और इसी के चलते आपका जो संविधान है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो निकल कर आया है। At independence, India was not merely large and diverse but also deeply divided। अब साथ ही साथ एक और बात थी कि क्योंकि भारत का जो है पार्टीशन हुआ था, पूज्य मातृभूमि के टुकड़े हुए थे, लाखों लोग मरे थे, सोसाइटी में जो है बहुत ज्यादा डिविजन्स थे। तो सिर्फ ऐसी भी बात नहीं है कि डाइवर्सिटी ही जो थी और इसी के चलते जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इतना ज्यादा आपने ब्रॉड किया है। समाज में जो डिविजन्स आ गए थे, जो हेट्रेड आ गई थी, उसको भी एड्रेस करना जरूरी था, उसको भी निकालना जरूरी था। तो उसको भी जो है ध्यान में रखते हुए कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड को कम किया जा सके, इस बात के भी जो है प्रोविजन संविधान में शामिल किए गए थे। A constitution designed to keep the country together and to take it forward had necessarily to be an elaborate, carefully worked out and painstakingly drafted document। तो जाहिर सी बात है इतने डाइवर्स देश में जिसने अभी अभी पार्टीशन का दंश झेला था, उसको एक साथ इकट्ठा रखने के लिए और उसको इकट्ठा फिर फॉरवर्ड आगे की तरफ में लेकर जाने के लिए जरूरी था कि एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो सबको जो है साथ लेकर चले। ऑब्वियसली बात है वो संविधान बड़ा भी होना था, उसको बनाने में वक्त भी बहुत लगना था और बहुत आपके कह सकते हैं परिश्रम के बाद में, बहुत ज्यादा थकाने वाले और दर्द और कष्टों से भरे हुए परिश्रम के बाद में अपना ये डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हुआ था। For one thing, it sought to heal wounds of the past and present to make Indians of different classes, caste and communities come together in a shared political experiment। तो ना सिर्फ अब ये चाहते थे कि जितने भी आपके पूर्व के घाव हैं और प्रेजेंट के जो घाव हैं वो सारे के सारे भरे, लोगों के मनों के अंदर जो गुस्सा है, जो नफरतें हैं वो निकले, सारे जो कास्ट और क्लास और कम्युनिटीज के लोग हैं वो एक साथ साथ में आए और ये जो डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इंडिया में शुरू होने वाला है सब इसमें अपनी भागीदारी निभाए। दूसरा, फॉर अनदर इट सॉट टू नर्चर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। भारत बेसिकली हजारों सालों से एक ऐसा देश रहा है जिसमें राजे रजवाड़ों का रूल रहा है।
तो लोकतंत्र अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे भी जो कहने के लिए जो थोड़ा बहुत इलेक्शंस हुए थे उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्चुअल डेमोक्रेसी अपने देश में आई नहीं थी। तो हम लोग जो डेमोक्रेसी का ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसमें लोगों को शामिल किया जा सके और हम एक्चुअल में डेमोक्रेसी बन सके। जैसे अपने पड़ोस में पाकिस्तान या बांग्लादेश की हालत है कि हर कभी जो है फौज वहां पे आपका टेक ओवर कर लेती है, लोग जो है वो एक्चुअल में बाय स्पिरिट बाय नेचर जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, उस तरीके की व्यवस्था ना हो। आपके देश में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बने, लोगों के अंदर लोकतंत्र जो है वो लेटर एंड स्पिरिट में आए और उसके बाद जो है अपन लोग अपनी डेमोक्रेसी चला सके। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब ये हो गया अपना पूरा पैराग्राफ, इसके ऊपर अब एक एक करके अपन लोग सवाल करना शुरू करते हैं। पहला, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स? आसान है, सीधा सीधा जवाब लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950। तो खट से आपका जो है ये इसका जवाब मिल गया, इसमें बताने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, why is the Constitution of India described as the longest document in the world? It is painstakingly drafted document. It is carefully worked out. It imbibes culture of hierarchy. The country's size and diversity impacted the constitutional length. तो ऑप्शन नंबर 4 is the right answer. इतना बड़ा देश है, इतना डाइवर्स देश है, सारे लोगों को लेकर साथ में चलने के लिए सबको ध्यान में रखते हुए प्रोविजंस डालने पड़े और उसके चलते काफी सारे प्रोविजंस डल गए और उसकी वजह से अपना जो ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है इतना बड़ा और इतना डाइवर्स डॉक्यूमेंट जो है, इतने आप कह सकते हैं इतना एलिफेंट शेप का जो है डॉक्यूमेंट अपना वो निकल कर आया। अगला, हाउ कैन वी से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीक्स टू यूनिफाई इंडिया? आखिर अपन ये कैसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान इंडिया को जोड़ना चाहता है? तो इसके ऑप्शंस हैं, डील्स विद कंट्रीज प्रॉब्लम्स, द एरिया ऑफ सबकॉन्टिनेंट was under its control, it was designed to keep the country's divided class communities and castes together, it was designed to keep the country's divided classes, communities and castes together it was to nurture democratic institutions। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको ऐसे बनाया गया था कि अलग अलग क्लास, कम्युनिटी और जो कास्ट हैं वो सब साथ में आ सके और साथ में आगे बढ़ सके। इन बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया था और इसलिए ये इंडिया को यूनिफाई करता है। अगला, इन विच बॉडी वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डेलिबरेटेड अपॉन? भारत का संविधान इनमें से किस बॉडी ने बनाया है, कहां पर इसको लेकर डेलिबरेशन या विचार मंत्रणा हुई थी? ऑप्शंस हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थ्रू न्यूज़पेपर कवरेज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रिंसली स्टेट्स। सीधा सीधा जवाब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लास्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्बाइब द राइट्स टू कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, इक्वालिटी, रिलीजन। द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इम्बाइब द राइट टू इक्वालिटी। जो भारत का संविधान है उसने जो एक राइट दिया है, कल्चरल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स और रिलीजन के राइट भी दिए हैं, मगर जो बेसिक राइट है वो है इक्वालिटी का, कि सब बराबर हैं और सबको अपने हिसाब से जिंदा रहने का अधिकार है। तो हमारा जो संविधान है उसके नेचर में जो है इक्वालिटी कहीं ना कहीं निकल कर आती है, इसलिए इक्वालिटी का राइट जो है उसने अपने सारे नागरिकों को, सारे देशवासियों को दिया है। सो दैट्स इट, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। और इसी के साथ में अपना जो पेपर है, इसके जो CUET 2024 का जो पेपर है हिस्ट्री का, हिस्ट्री डोमेन का, इसके सारे क्वेश्चंस अपन लोगों ने लगाकर खत्म किए। अब ये पूरा क्वेश्चन पेपर करने के या फिर इसके पूरे 50 सवाल करने के बाद में 2-3 बड़े बड़े मुद्दे निकल कर आते हैं। सबसे पहला तो ये कि आपको इस पेपर के पैराग्राफ के साथ में अपना पेपर शुरू करना चाहिए। ये 2 पैराग्राफ्स और इसके 10 सवाल या 10 क्वेश्चन खटाखट सॉल्व हो जाएंगे, इसमें ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगता। एक बार जब सीधे सीधे 10 सवाल एक के बाद एक आपके सही साबित होते हैं तो आपके दिमाग से स्ट्रेस उतरता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड उसके बाद में फिर आप जो है बाकी अपने क्वेश्चन की तरफ में जाइए। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं जिसमें से आपको सही गलत पकड़ना है, या मैच्ड अप कॉलम्स दिए जा रहे हैं जिसमें आपको फिर जो है एक लिस्ट के ऑप्शंस को दूसरे लिस्ट के आइटम्स के साथ में मिलाना है। और ये क्वेश्चंस इफेक्टिवली सॉल्व करने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें और थॉरोली पढ़ें। खासतौर पे जो चैप्टर के एंड्स में आपको जो लिस्ट दी गई है उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है और जो पैराग्राफ्स वगैरह दिए गए हैं उसको भी अपने को अच्छे से एम्फेसिस करना है। बाकी इसमें एक बात और निकल कर आ रही है, मैंने एक बात नोटिस करी है कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो बुक 1 से पूछे गए, बुक 1 से काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस वगैरह अपने पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप बाकी किताबें छोड़ दीजिए, बट बुक 1 जिसमें अपन को एंशिएंट हिस्ट्री जो है उससे कवर किया गया है उसको थोड़ा आपने ज्यादा एम्फेसिस के साथ में पढ़ना है। उसमें भी जो अपना चैप्टर नंबर 1 है हड़प्पन, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में काफी डिटेल में बताया गया, इन चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक चीज और कि जितने भी आपके कॉलम्स दिए गए हैं जिसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है इनको ढंग से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो तगड़े और टफ क्वेश्चंस हैं ये वही बच्चे कर पाएंगे जो इन कॉलम्स वगैरह को अच्छे से प्रिपेयर करके जाने वाले हैं। तो ये सारे जो है कुछ बातें निकल कर आती हैं, ये इस पर्टिकुलर सेशन का निचोड़ निकल कर आता है एंड इस पर आपने काम करना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी प्रिपरेशन CUET 2025 के लिए करनी है। आई एम प्रीटी श्योर आपने सेशन एंजॉय किया होगा, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे भी मैं और जो इसके पहले 2023, 22, 21 के जो आपके CUET के हिस्ट्री डोमेन के पेपर्स हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। बाकी आपको अगर कोई और डाउट हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। आई एम प्रीटी श्योर आपने सेशन एंजॉय किया होगा,
एंड इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये आपकी प्रिपरेशन को ये सेशन आपकी प्रिपरेशन को इनहैंस करेगा, इसने आपकी प्रिपरेशन को इनहैंस किया होगा। तो इसी नोट पे आज का सेशन खत्म करते हैं एंड जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके के एक और सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, मेहनत करते रहें एंड अपना ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।